हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे जितने भी एक्ट्स आए थे ना आपके 7073 से लेकर 1947 तक, चाहे वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो, चार्टर एक्ट हो, इंडियन काउंसिल एक्ट हो, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो, सारे एक्ट्स को कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। और देखो दोस्तों, ये जो एक्ट्स है ना, ये हम करने वाले हैं कंप्लीट माइंड मैप के थ्रू। ठीक है दोस्तों। और ये माइंड मैप देखो दोस्तों, ये पावरफुल माइंड मैप है। अब मैं पावरफुल क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये माइंड मैप मैंने आपके लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू को देखते हुए, ठीक है, और प्लस दोस्तों आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कंटेंट और आपका जो पॉलिटी का कंटेंट है, जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है, इसको कंबाइन करके मैंने तैयार किया है। इस एक माइंड मैप के अंदर दोस्तों पूरा एक्ट कंप्लीट होगा। और देखो दोस्तों, माइंड मैप के अंदर मैंने इतनी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है, इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है जो कि आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है और रिलेवेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपको पता है ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट्स वाला। ठीक है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट हुए हैं आपका, उसी से ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार हुआ है। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, आपका जो इतना भी कंफ्यूजन था ना, वो सब क्लियर कर दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। और देखो दोस्तों, इस माइंड मैप को मैंने इस तरीके से तैयार किया है ना कि आपको मज़ा आने वाला है पढ़ने में। ठीक है, आपको सही में मज़ा आने वाला है। ये माइंड मैप आपको ना मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मैंने कुछ इसकी इमेजेस भी प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ सकते हो। और देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इस माइंड मैप से पूरा आपको रिवाइज कराने वाला हूँ, जितने भी एक्ट है सब रिवाइज कराने वाला हूँ। और देखो, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है जितने भी एक्ट्स हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो आपको समझाने में रहेगा। ठीक है, और जब आप समझ जाओगे तो आपको चीज़ें अपना आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, और जब याद हो जाएंगे तो आप एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस भी दिखाओगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 7073 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये एक्ट आया क्यों। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट जो है बॉक्स बना दिया है कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या था। ठीक है, इमीडिएट ट्रिगर क्या था कि ये वाला एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आती है। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन हो रहा है आपके लिए। देखो, मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कंप्लीट करवाई है इजी ट्रिक्स के साथ, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी लक्ष्मीकांत याद करवाई है और समझाया भी है। तो इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पर, और मेरे साथ वीडियो भी है, तो आप दोनों में से ही वॉच करके इसे कंप्लीट कर सकते हो। और देखो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है, जिसके अंदर मैंने टाइमलाइन के साथ पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाई है आपको। और देखो दोस्तों, टाइमलाइन के साथ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवाई है, प्लस इसके अंदर मैंने प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट दोनों को ही कंबाइन करके पढ़ाया है। ठीक है, सिर्फ प्रीलिम्स का ही कंटेंट नहीं, मेंस का भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको एक ही जगह सब कुछ कंप्लीट मिले। और इसके अंदर मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करी है, टाइप नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, माइंड मैप भी प्रोवाइड करे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हमारी लास्ट 30 ईयर्स की पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज भी चल रही है। ठीक है, तो आपने पावर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज कर ली तो इससे आपकी पूरी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, जिससे आप एग्जाम निकालने के लिए समझ लो आपको कॉन्फिडेंस जो है ना नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर पाओगे क्वेश्चंस की। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम जो पावर ऑफ पीवाई की सीरीज है हमारा, इसके अंदर सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं कर रहे हम, स्टेट पीसीएस के एग्जाम के भी कर रहे हैं, सीएपीएफ के भी कर रहे हैं, सीडीएस के भी कर रहे हैं। तो देख लो दोस्तों, ये पावर ऑफ पीवाई की सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो मैं जो भी सीरीज चला रहा हूँ चैनल पर, वो समझ लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम नहीं होता कि मैं फालतू की वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, ये रियलिटी है दोस्तों। तो मैं उन्हीं वीडियोस को बनाता हूँ जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर बनाता हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जितनी भी एक्ट्स है इसे कंप्लीट करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं थ्रू वन पावरफुल माइंड मैप। ठीक है, फॉर यूपीएससी और आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी है वीडियो या चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका एक्ट आता है 7073 में रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, नाम से पता चल रहा है रेगुलेटिंग एक्ट है, तो ये रेगुलेट करेगा, किसको करेगा रेगुलेट? तो कंपनी के अफेयर्स को इन इंडिया। ठीक है, अब ये कंपनी कौन सी है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कि इंडिया के ऊपर राज करती है। ठीक है, अब ये देखो देखो दोस्तों, इंडिया के ऊपर रूल किसका है? कंपनी का। और कंपनी को अगर रेगुलेट कर ले ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर ब्रिटिश का रूल नहीं हो जाएगा इंडिया के ऊपर? तो यस, तो इसी के लिए ये रेगुलेटरी एक्ट लाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला भी जाता है कि फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जिससे वो कंट्रोल कर सकती है इंडिया के ऊपर। ठीक है, या आप ये बोल सकते हो कि फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब एक बात और दोस्तों,
आपको हमेशा जितने भी एक्ट्स हैं उसको उसके लिए ना आपको पहले ये जानना पड़ेगा ये एक्ट लाया क्यों गया था, ठीक है, रीज़न क्या था, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, इमीडिएट ट्रिगर्स क्या करा जिससे ये एक्ट जो है लाया गया। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ये समझते हो ना तो पूरा एक्ट आराम से इजीली समझ जाओगे। तो फर्स्ट मेजर पार्लियामेंट्री इंटरवेंशन था ये, ठीक है, जहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करना चाहती थी कंपनी के अफेयर्स को। अब इसका रीज़न क्या था भैया, कंपनी के अफेयर्स को जो है कंट्रोल करना क्यों चाहती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट, क्यों लेकर आती है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखो दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखोगे तो बंगाल फेमिन हुई थी 1770 में, या मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो जिसमें 1 करोड़ पीपल डाइड होते हैं, ठीक है, 1 करोड़ पीपल डाइड हो जाते हैं इस फेमिन की वजह से, ठीक है, बहुत खतरनाक फेमिन आए थे ये बंगाल के अंदर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि कंपनी की जो एपैथी है ना वो एक्सपोज हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड भी दिखाई देता है, ठीक है, कंपनी का इन इंडिया। अब एक बात और देखो दोस्तों, मैं ब्रॉडली यहाँ पर समझा रहा हूँ, क्यों, आपको इतना डेप्थ में ये पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, इतना डेप्थ में आपको पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पर हमारा काम अभी ये है कि हम एक्ट्स को समझें, एक्ट्स ऑफ प्रोविजन को समझें, ठीक है, क्या चीज़ उसकी लिमिटेशंस थी ये समझे और क्या चीज़ उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन में वर्क करा, ठीक है, तो ये समझेंगे इस एक्ट के अंदर, ठीक है। तो ब्रॉडली आपको यहाँ पर समझना है। एक बात और, ईस्ट इंडिया की कंपनी की ना बैंकरप्सी दिखाई देने लगी। बैंकरप्सी मतलब यहाँ पर कंपनी को ना लोन लेना पड़ गया, ठीक है, बैंकरप्ट हो गई थी जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो मैसिव फाइनेंशियल क्राइसिस आता है कंपनी के अंदर और कंपनी जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट से बेल आउट पैकेज मांगती है 1.5 बिलियन पाउंड का, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट प्रॉब्लम देखने को मिली, डुअल गवर्नेंस प्रॉब्लम देखने को मिली, क्यों, आपको पता है 1764 में इन्होंने वॉर लड़ी थी, ठीक है, आपको पता है ना बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। अब 1764 के बैटल ऑफ लड़ने के बाद 1765 में इलाहाबाद की ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इसके अंदर इनको दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। तो दीवानी राइट्स इनको मिल गए और दीवानी राइट्स मिल गए तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन आ गया इनका दीवानी का, दूसरा ये ट्रेडर है, तो डबल गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कंपनी ऐसा ड्रेवान भी है, ट्रेडर भी है, तो कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आएंगे, बिल्कुल आएंगे, ठीक है। करप्शन दिखाई देने लगेगा, क्यों, दीवानी है ना, दीवानी राइट्स में क्या आता है भैया, रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स आते हैं ना दीवानी के अंदर। तो भैया रेवेन्यू वाले मामले में क्या होता है, पैसे का मामला होता है ना, तो करप्शन दिखाई देगा, स्कैंडल्स आएंगे, ठीक है। और एक बात और, कंपनी यहाँ पर अब ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ चाह रही थी, ठीक है। तो कंपनी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के में लगी हुई थी कंपनी, तो इसलिए वो बैटल ऑफ बक्सर भी लड़ते हैं। वो मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। आपको पता होगा दोस्तों, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया भी था आपको कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्कैंडल करा था करप्शन का, बहुत तगड़ा करप्शन, ठीक है। इसने प्राइवेट ट्रेड करके इंडिया के अंदर और प्राइवेट गिफ्ट लेकर इतना करप्शन कर लिया था कि ये जब यहाँ से बंगाल का ये क्या ये गवर्नर था ना, तो गवर्नर ऑफ बंगाल था, तो यहाँ से करप्शन करके जब जाता है ना ये लंदन वापस, ठीक है, तो वहाँ पर इसके ऊपर केस चलता है और ये सुसाइड भी कर लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको पता था कि बचेगा नहीं, क्योंकि उसने बहुत तगड़ा करप्शन करके गया था इंडिया से, इतना वेल्थ चोरी करके गया था इंडिया का। तो यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिला कि सर्वेंट जो है ना प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, नवाब अपना वेल्थ बनाने में लगा हुआ है, मतलब पब्लिक का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन में लगे पड़े हैं ये, ठीक। तो रॉबर्ट क्लाइव का स्कैंडल, ये सब इस सब को देखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने देखा कि भैया कंपनी को ना रेगुलेट करने की जरूरत है, ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कर रही है, फेमाइन आ रहा है, ऐसा तो भैया कंपनी ट्रेड भी नहीं कर पाएगी इंडिया के अंदर। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आता है 1773 में, और इसके अंदर ये प्रोविजन डालते हैं कि भैया जो गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, अब वो बन जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और वॉरेन हेस्टिंग होंगे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इनको 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी जाएगी। अभी एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं भैया, तो आपको पता है ना भैया एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, है ना। तो एग्जीक्यूटिव कौन होता है भैया, कैबिनेट के अंदर आपको पता है ना कौन होता है मिनिस्टर, तो ये एग्जीक्यूटिव भी दिखलाते हैं, ठीक है। तो 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर की काउंसिल मिलेगी इनको, और मेजोरिटी वोट डिसीजन मेकिंग होगा। जो ये काउंसिल मिल रही है ना 4 मेंबर की, इसके अंदर मेजोरिटी डिसीजन के ऊपर ही काम हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। और कोई वीटो पावर नहीं दी गई गवर्नर जनरल को, ध्यान रखा, गवर्नर जनरल को यहाँ पर वीक रखा गया, कोई वीटो पावर नहीं दी गई। अब वीटो पावर क्या होती है, वीटो पावर ये होती है कि भैया जिस डिसीजन से भैया गवर्नर जनरल खुश नहीं है ना, तो वहाँ वीटो लगा के उस डिसीजन को रोक सकते हैं, ठीक है, वीटो से, ठीक है, या फिर उसको खत्म नहीं कर सकते वहाँ पर, लेकिन ऐसा कोई वीटो पावर नहीं दी गई। और एक बात और, एक प्रोविजन था जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट भी एस्टेब्लिश करा गया कलकत्ता के अंदर 1774 में, और सर एलिज एमपी इसके चीफ जस्टिस थे पहले, इसको ध्यान रखना, आपको याद रखना है इसको, और 3 अदर पोसाइन जजेस भी थे। और सुप्रीम कोर्ट का जो दिया गया जो रिडक्शन, ये दिया गया ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है।
अब सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, एक बात हो, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गया है ना, दैट मीन्स कि गवर्नर ऑफ किसका है, बॉम्बे के और मद्रास के, वो किसके अंडर में आ जाएंगे, बंगाल के अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो सबऑर्डिनेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कर दी गई, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के अंदर में कर दी गई। इन और किसके मैटर में मतलब अंडर करी गई, तो अगर वॉर एंड पीस की बात आएगी ना, तो इन मैटर्स के अंदर बंगाल की बात माननी पड़ेगी इनको। ठीक है, तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी देखने को मिलेगी अब आपको कि बंगाल के नीचे आ गए बॉम्बे और मद्रास, तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी दिखाई दे रही है ना। और एक बात और, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, इसके अंदर रिफॉर्म्स लगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, तो कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वही। तो डायरेक्टर्स के अंदर 4 ईयर टर्म दिया गया। ठीक है, कोर्ट मेंबर्स को फाइनेंशियल डिस्क्लोजर मैंडेटरी कर दिया गया कि भैया जो तुम्हारा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, जो फाइनेंशियली जो भी आप कर रहे हो ना, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ठीक है, किन मैटर्स पे, तो आरसीएम के मैटर्स पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। ठीक है, प्रोहिबिट करा गया प्राइवेट ट्रेड को, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दी गई थी, प्राइवेट ट्रेड से करप्शन हो रहा था, तो प्राइवेट ट्रेड को प्रोहिबिट करा गया, सर्वेंट्स को ना बैन करा गया फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड से, और मना करा गया कि भाई कोई आप एक्सेप्टेंस नहीं करोगे गिफ्ट्स और ब्राइब्स का। ठीक है, जिससे कि रिडक्शन हो सके करप्शन के अंदर। और रेगुलेशन लगाया गया, फाइनेंशियल रेगुलेशन लगाया गया, डिविडेंड को कैप्चर कर दिया 66% के ऊपर, टेरिटोरियल रेवेन्यू को जो है क्राउन को दिया गया। ठीक है, टेरिटोरियल रेवेन्यू जो भी कलेक्शन होगा इंडिया के अंदर वो क्राउन को जाएगा बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। अब एक बात और, की पर्सनालिटीज आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के लिए। वॉरेन हेस्टिंग्स थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सर एलिजा एमपी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में स्टेब्लिश करा गया था, और फिलिप फ्रांसिस, अभी आपको पढ़ाऊंगा, ये काउंसिल मेंबर थे। ठीक है, जो अभी मैंने 4 मेंबर्स की काउंसिल बताई थी ना आपको, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिन्होंने अपोज किया था हेस्टिंग को। ठीक है, अपोज क्या करते थे हेस्टिंग को। और लॉर्ड नॉर्थ कौन थे, तो उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर थे किसका, भैया बताओ, वही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर था। ठीक है, जो लंदन में बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर, वो था लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो इसको लॉर्ड नॉर्थ एक्ट भी बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड रियलिटी पे। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ और रियलिटी में आपको क्या लिमिटेशन देखने को मिलेगी, ये हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरा माइंड में पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कैसे पढ़ते हैं माइंड मैप को, और यहाँ मैं आपको समझा भी रहा हूँ, है ना। अभी आपको मैं याद भी करा दूंगा, मैंने याद कराने के लिए इसके लिए नोमोनिक्स बना रखे हैं, डोंट वरी। तो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था ये। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा कि ये फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। फर्स्ट पार्लियामेंट्री लॉ फॉर इंडिया था, बिल्कुल बात सही है, पार्लियामेंट्री लॉ पहली बार बना था। इसको बोल सकते हैं फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन था, बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइज अथॉरिटी देखने को मिलेगी, गवर्नर जनरल जो है सुप्रीम अथॉरिटी बना गया। यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर था, बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए लाया गया था। जुडिशियल सिस्टम के लिए फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इंडिया के अंदर, रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करा गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस दी गई। पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है स्टार्ट हो गया यहाँ से, बिगिनिंग ऑफ द स्टेटेड रेगुलेशन, कंपनी अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ द फ्यूचर एक्ट्स, अब जो भी फ्यूचर एक्ट्स आएंगे उसके लिए भी पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखने को मिलेगा, सिस्टमेटिक गवर्नेंस बनाने की बात हो रही है, रिड्यूस करने की बात करिए करप्शन को रिड्यूस करा जाए, प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो इंडिया के अंदर। ठीक है, लेकिन लिमिटेशन देखने को मिलेंगे क्या, ये वेग जुरिडिक्शन था, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच में ना कन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे। ठीक है, क्यों, ब्रिटिश सब्जेक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन राइट्स था, तो भैया रेवेन्यू राइट्स के ऊपर भी कोर्ट क्या कहते हैं, कंपनी का भी राइट था। ठीक है, कंपनी का भी राइट था कि वो भी अपना कोर्ट चलाकर केस चला सके, तो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट आने लगता है सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच में। तो ऐसे 2 केस देखने को मिलेंगे आपको, नंद कुमार केस 7075 पटना और कोसीजूर केस। ठीक है, यहाँ में डाल भी रखा है ये, तो आप इसे कर पढ़ भी लेना। वीक गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा, कोई वीटो पावर नहीं दी गई थी। ठीक है, फ्रीक्वेंट डेडलॉक हो जाते थे, और वॉरेन हेस्टिंग को अपोज कर रहा था कौन, फिलिप फ्रांसिस, ये मैंने आपको आगे बताया था अभी। इनएफेक्टिव कंट्रोल देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंसी जो है ना डिसअपॉइंट कर रहे थे, जो भी बंगाल बोलता था, ठीक, गवर्नर जनरल जो बोलता था बंगाल का, उसको मना कर देते थे ये प्रेसिडेंसीज। ठीक है, बॉम्बे और किसके, मद्रास के। पुअर कम्युनिकेशन था, जिससे डिले होता था, लिमिटेड एनफोर्समेंट हो रही थी, एम्बिगस प्रोविजंस थे, जैसे अनक्लियर डेफिनेशंस, कन्फ्लिक्टिंग अथॉरिटीज, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थी। ठीक है, लिमिटेड रिफॉर्म्स, जैसे करप्शन अभी भी कंटिन्यूड था, नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, कोई इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, ब्रिटिश मोनोपोली कंटिन्यूड थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो ट्रेड के ऊपर थी वो कंटिन्यूड थी इंडिया के अंदर। अगर हिस्टोरिकल असेसमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेप था भाई दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, फाउंडेशन सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये मैं आपको बढ़ा दिया हूँ। इमीडिएट कॉज क्या देखने को मिलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेगा भाई, जुरिडिक्शन कन्फ्लिक्ट्स आने लगे थे बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड कंपनी, अभी मैंने पढ़ाया आपको। ठीक है, तो पॉलिटिकल इनफाइटिंग हो रही थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर,
तो अमेंडिंग लाने की जरूरत थी इसके अंदर, जो इसके अंदर एक्ट के अंदर कमियाँ थी उसको चेंज करने की जरूरत थी, चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो इसके लिए आगे आता है एक्ट आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट 7081 के अंदर जो प्रॉब्लम थी करप्शन की और जो जुडिशियल कन्फ्लिक्ट आ रहा था कंपनी के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, उसको रिजोल्व करने की कोशिश करता है ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081। ठीक है, तो उसके बाद आता है बिट्स इंडिया एक्ट 7084 में, जो स्टेब्लिश करता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट कंटिन्यूड होते हैं, वो मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा, ये रहा। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081 और उसके बाद आपका बिट्स इंडिया एक्ट 7084। ठीक है, और फिर आपको मिलेगा एक्ट ऑफ 7086 जो कॉन्वोइस के लिए लाया गया था, और फिर आपको चार्टर एक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1793, फिर 1813 का और 1833 का और 53 का। ठीक है, चार्टर एक्ट होता कंपनी का। ठीक है, चार्टर होता कंपनी का, इसी को ध्यान रखना, कंपनी के लिए बनता चार्टर। अब मैं देखो दोस्तों, मैं आपको ना निमोनिक्स दिखाता हूँ जिससे आप इसे याद कर सकते हो इजीली। दोस्तों मैंने आपको ना पॉलिटी की सीरीज में ये सारे एक्ट जो है याद करवाए थे, तो आप इसे वहाँ से भी इसे देख सकते हो। ठीक है, वहाँ से भी ऐसे याद कर सकते हो। मैं भी आपको यहाँ पर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आपको ये सारे एक्ट्स कैसे याद करने हैं। तो मैंने लोड नोट अभी आपको माइंड मैप के अंदर दिखाया था कि पीएम था किसका, ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटिश का पीएम था ये। ठीक है, मतलब आपका इंग्लैंड का। तो रेगुलेटिंग एक्ट 7073 को आपको याद करना है जीपीएस कंट्रोल से। तो जीपीएस कंट्रोल आपको निमोनिक्स बनाना है और उससे याद कर लेंगे आप। कैसे, जी से यहाँ पर है गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और ये था कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग द फर्स्ट। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को सबोर्डिनेट कर दिया गया इसके नीचे। एग्जीक्यूटिव कहाँ से दी गई, 4 बंदों की इनको। गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट था बट कोई वीटो वोट नहीं था। पी से क्या है, यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया सर्वेंट्स को इंगेजिंग एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम नेटिव्स, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। और ऐसे यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश कराया गया सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, एक चीफ जस्टिस था जो मैंने आपको नाम भी बताया था अभी। ठीक है, सर AGMP। ठीक है, और 3 अदर जजेस भी दिए गए। ठीक है, पुसाइन जजेस। कंट्रोल्स आपको याद रखना है उदय जी को। ठीक है, तो उदय जी मतलब वेलकम मूवी के अंदर दिखाया है ना, कंट्रोल उदय है ना, तो इसके ध्यान रखना कि कंट्रोल करने की बात करी गई है। तो फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द EIC। ठीक है, सही बात है, भैया EIC को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था। फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया गया पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को। ठीक है, लिखित के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, फाउंडेशन है फॉर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, ये डाल दिया गया, भाई फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया गया ना, भाई रेगुलेटिंग एक्ट पार्लियामेंट पास कर रही है तो फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया गया ना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब कंट्रोल और भी करा गया, कैसे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना वो चाह रही थी कि भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ना रिपोर्ट करें ठीक इन मैटर्स के ऊपर, तो RCM अफेयर्स के ऊपर या फिर इन मैटर्स के ऊपर, RCM मैटर्स के ऊपर, जैसे कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, इनके ऊपर डायरेक्ट जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है किसको, तो पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रोवाइड करे डिटेल्स। ठीक है, तो ऐसे करके आप पूरा एक्ट जो है याद कर सकते हो जीपीएस कंट्रोल से 7073 का। अभी हमें पढ़ना है 7081 का अमेंडिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखो दोस्तों इस PDF पे वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मैंने इसके ऊपर ना सेपरेट वीडियो बना रखी है, प्ले लिस्ट है पूरी। ठीक है, पॉलिटी सीरीज़ की, आप इसे वहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चैप्टर बना रखा है, आप इसे वहाँ से देख लोगे और याद भी कर लोगे सब कुछ। ठीक है, पॉलिटी की वीडियो का। अब हम आते हैं अपने माइंड मैप के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको पूरा एक्ट समझा रहा था। ठीक है, तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझ जाओगे तो याद भी हो जाएगा। चलो, तो हमने 7073 का एक्ट समझ भी लिया और याद भी कर लिया जीपीएस कंट्रोल से। अब हमें पढ़ना है अमेंडिंग एक्ट। अमेंडिंग एक्ट क्यों लाया गया, मैंने आपको बताया था, वो जो कन्फ्लिक्ट आ गई थी जुडिक्शन की। ठीक है, किसके बीच में, कि भैया सुप्रीम कोर्ट और कन्फ्लिक्ट आने लगा था किसके बीच में, कोर्ट क्या कहते हैं कंपनी के बीच में। ठीक है, रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर या फिर इनके पावर्स के ऊपर, इनके बीच में जो है कन्फ्लिक्ट आने लग गए थे, तो इसके लिए अमेंडिंग एक्ट लाया जाता है। और करप्शन भी कंटिन्यूटी था, उसको अभी सोल्व नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था अभी भी। ठीक है, तो अमेंडिंग एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें जो है अमेंड करके चीज़ों को ये लाया जाता है कि भैया इसको रिजोल्व करो। कैसे करोगे, तो अमेंडिंग एक्ट करो। अमेंडिंग एक्ट मतलब जो 7073 का एक्ट है ना उसके अंदर अमेंड लाया जाए। ठीक है, उसके अंदर चेंजेस लाया जाए, जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं ना, वैसे ही। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 7081 लाया गया, जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो सेटलमेंट भी कर रही है इससे। ठीक है, जो गलतियाँ हुई हैं, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट का डैमेज कंट्रोल कहते हैं, कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो काम करता जो डैमेज हुआ उससे उसको कंट्रोल करना।
जैसे नंद कुमार के केस में अभी आपको ऊपर बताया था कि इसके बीच में कन्फ्लिक्ट आने लग गया, मोटिवेशन, ठीक है, बिटवीन द कंपनी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, ठीक है। तो ये तीनों केसेस के बारे में मैंने ऊपर बताया था आपको दोस्तों, तो इनको डिटेल में तो नहीं पढ़ना, बस आपको ध्यान रखना ये तीन केस हुए थे जिसमें कन्फ्लिक्ट आया था बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द कंपनी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी देखने को मिला था, जैसे डुअल पावर स्ट्रगल, जैसे सुप्रीम कोर्ट के सब्जेक्ट अलग थे, ठीक है, कंपनी के भी सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट आने लग गए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश सब्जेक्ट वर्सेस इंडियन नेटिव्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट आने लगा था, ये तो मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है, ब्रिटिश सब्जेक्ट और इंडियन नेटिव्स के बीच में अभी आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे इंडियन जो अफेयर्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जैसे हिंदू है, मुस्लिम हैं, ठीक है, इनके खुद के रिलीजन राइट होते हैं, ठीक है, इनके मैरिज राइट अलग होते हैं। तो इसमें जो मैरिज राइट के अकॉर्डिंग, जो मैरिज राइट्स हैं हिंदू के, अपने पर्सनल राइट्स जो हैं हिंदू मुस्लिम के, तो इसके अकॉर्डिंग इनको ट्रीट करा जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग करा जाए, ठीक है। तो इसके बीच में कन्फ्लिक्ट आने लगा था, तो बाद में ये चीज़ रिजॉल्व करी गई कि नहीं भैया, इनके जो पर्सनल लॉज होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग ही इनको जो है ट्रीट करा जाएगा, या फिर इनको ऊपर जुडिक्शन दी जाएगी। चलो, तो ये अर्जेंट था कि भैया रिजॉल्व करा जाए जुडिशनल कन्फ्लिक्ट्स को। तो इनके अंदर क्या प्रोविजंस थे, तो प्रोविजंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जुडिक्शन क्लेरिफिकेशन दी गई, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन जो है लिमिटेड कर दिया गया इसके ऊपर, कलकत्ता के रेजिडेंट्स के ऊपर और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के ऊपर। कंप्लीट एक्सक्लूजन करा गया रेवेन्यू मैटर से, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है ना रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर कोई सुनवाई कर ही नहीं सकती है, कोई जजमेंट दे ही नहीं सकती है। और ये देखो दोस्तों, रेवेन्यू मैटर्स में क्यों हटाया गया, आपको खुद पता है कि भाई दीवानी राइट्स इनके पास, तो चोरी कैसे करेंगे, अगर चोरी सुप्रीम कोर्ट रोक देगा बार बार चोरी करने के से, है ना, और बार बार वो लॉफुली रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो चोरी कैसे करेंगे ये, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे करेंगे, इसलिए हटाया गया, ठीक है। तो कोई जुरिडिक्शन नहीं था कंपनी ओवर कंपनी ऑफिशियल इन ऑफिशियल कैपेसिटी, तो रेवेन्यू मैटर्स पे हटाया गया। और ये भी हटाया गया कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स है ना उनके ऊपर कोई जुरिडिक्शन नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। देख लो कितना, अब देखो अब तो और करप्शन बढ़ेगा, जब तुमने कोर्ट को ही हटा दिया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के से जुरिडिक्शन हटा दिया तो और करप्शन बढ़ेगा, ठीक है, और चोरी कर पाएंगे ये। इम्यूनिटी दे दी गई फॉर ऑफिशियल्स, मैंने अभी आपको बताया था ना, कंपनी ऑफिशियल्स को इम्यूनिटी दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई सुनवाई कर ही नहीं सकती। तो गवर्नर जनरल के और उसके काउंसिल के को इम्यूनिटी दी गई, एग्जाम करा गया सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से फॉर ऑफिशियल एक्ट्स डन इन गुड फेथ। गुड फेथ इनके लिए गुड फेथ होगा ना, हमारे लिए गुड फेथ थोड़ी ना था, ये अपने लिए तो भैया कुछ भी करें, तो इनके लिए था गुड फेथ, ठीक है। प्रोटेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, अब ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने पूरे भारत को गुलाम बनाने के लिए, अपने अच्छे के लिए कुछ भी करते रहे, तो वो तो उनके लिए अच्छा था ना, हमारे लिए थोड़ी ना था, ठीक है। हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे थे भैया, ठीक है। अब तो हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ कर रहे थे, हमें गुलाम बना रखा था इन्होंने, ठीक है, हमें नीचे समझते थे, तो ये अपने लिए तो भैया जो कुछ भी करते रहे, हमारे लिए थोड़ी ना था ये गुड फेथ ये अपने पास रखे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि गुड फेथ भाई उनके लिए वो गुड फेथ था, हमारे लिए गुड फेथ नहीं था वो, ठीक है। अब रिकॉग्निशन ऑफ कंपनी कोर्ट्स, कंपनी कोर्ट्स को रिकॉग्निशन देगा, जैसे कि आज भी आपको सदर दीवानी अदालत देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वहीं से चलता आ रहा है कि सदर दीवानी अदालत जो तो ये कंपनी कोर्ट्स की, ठीक है, फॉर सिविल केसेस के लिए, ठीक है। और सदर निजामत, ठीक है, निजामत होता है वो जो निजामत होता है ना, जैसे कि नवाब होते हैं तो उनके पास निजामत राइट्स होते हैं, निजामत लाइक पुलिस वाली, फौजदारी वाली। तो क्रिमिनल केसेस के ऊपर बनाया गया कि भैया जो कंपनी के कोर्ट होंगे सदर निजामत, उनको रिकॉग्निशन दे दिया गया, ठीक है, ऑफिशियली। और सुप्रीम कोर्ट को बोला गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट जो है इन केसेस के ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता, ठीक है, अगर इनके ऊपर कोई केस जाएगा तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई अपील नहीं होगा, ठीक है। तो डुअल जुडिशियल सिस्टम को फॉर्मलाइज कर दिया यहाँ से कि भैया यहाँ कंपनी के कोर्ट्स भी चल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के भी चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं दी गई कि भैया आपके यहाँ हम अपील कर सकते हैं इनके ऊपर जो भी मैटर जो है कन्फ्लिक्ट आता है तो, ठीक है। होप आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी एक्ट समझाने हैं आपको, ठीक है, और ये रिवीजन वीडियो है। और अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं एक एक्ट के लिए, ठीक है, पूरे एक एक्ट के लिए, ठीक है, जो भी एक्ट के लिए एक सिंगल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया और डिटेल में बनाओ इसी एक्ट के ऊपर, तो भैया मैंने एक बात बताओ दोस्तों, इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रोविजन हैं सब ऐड कर दिए, अब कहाँ से लाऊं, ठीक है। तो इसी के अंदर समझ लो सब कुछ। अब पर्सनल लॉ को प्रोटेक्शन दे दी गई, जिसे मैंने अभी ऊपर समझाया था कि हिंदू मुस्लिम को, ठीक है, उनके मैटर्स के ऊपर ही उनके ऊपर सुनवाई होगी, जैसे इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, मैरिज एंड डाइवोर्स,
कास्ट रिलीजियस प्रैक्टिस डिसाइडेड बाय द पर्सनल लॉज नॉट बाय ब्रिटिश लॉज। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। ये रेवेन्यू मैटर्स को कंप्लीट एक्सक्लूजन दे दिया गया फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, और रेवेन्यू जो जो कलेक्शन है उसे प्रोटेक्ट रखा गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये जो सारा राइट है कंपनी कोर्ट्स के अंदर होगा। रेवेन्यू को जितना भी मैटर्स होगा सब कंपनी कोर्ट्स देखेंगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई, इसको प्रिजर्व रख दिया गया। अपील्स प्रोसेस, भाई जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है ना, उसके जो अपील है वो डायरेक्ट आप सदर दीवानी अदालत में कर सकते हो, ओनली सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। ये मैंने आपको अभी यहाँ पर समझाया था दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रोविजन डाला गया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के अंदर। अब देखते हैं क्या चीज़ सही रही और क्या चीज़ मतलब लिमिटेशन रही। सही में देखोगे कि या प्रोटेक्ट किया गया इंडियन ट्रेडिशंस को। ठीक है, पर्सनल लॉज को सर्व रखा गया। एंड करा गया जुडिशल वॉर्ड्स को, सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के बीच में जो कन्फ्लिक्ट आ रहा था उसको खत्म करा गया। स्ट्रेंथन किया गया कंपनी के जुडिशरी को। ठीक है, लीगल सेक्रेटरी दी गई सदर अदालत को, प्रोविंशियल कोर्ट्स को, इंडिजीनियस जस्टिस सिस्टम को। रेवेन्यू एडमिशन को सील्ड कर दिया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट नहीं था कि वो रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर कोई सुनवाई करे। ठीक है, ये सब रेवेन्यू कलेक्शन जो है था जुडिशियल इंटरफेरेंस से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, कंपनी कोर्ट्स देखती है इसके इन सब चीज़ को। रिड्यूस करा गया टेंशन बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस एंड कंपनी ऑफिशियल। ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव हार्मनी जो है रिस्टोर हो सके। अब लिमिटेशन क्या है? तो पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी कि भैया ये जो है ना आगे तक रहा कि इंटरवीन नहीं करेंगे हम रिलीजियस राइट में इन सब में। ठीक है, ब्रिटिश जो है वो इंटरवीन नहीं करना चाहती थी हिंदूज के पर्सनल लॉज में और मुस्लिम के, क्योंकि देखो ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे। अगर इसके ऊपर हाथ डालोगे तो भैया लोग कितना सहेगा। ठीक है, आपने उनका पैसा भी छीन रहे हो, आपकी ज़मीन भी छीन रहे हो, आप उन्हें गुलाम भी बना रहे हो, फिर उनका रिलीजन भी छीन लोगे, तो ऐसे कोई सहता नहीं है। ठीक है, जुर्म को स्टेटमेंट दिया गया कंपनी कंट्रोल को। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इंक्रीज कर दी गई। डुअल जुडिशियल सिस्टम बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट फॉर ब्रिटिश, कंपनी कोर्ट फॉर इंडियंस, सेपरेट बट पैरेलल। ठीक है, वे साथ साथ चलेंगे लेकिन अलग अलग होंगे। पेव्ड करा गया फॉर द पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, अब ये देखो पिट्स इंडिया एक्ट आता है इसके बाद 1784 के अंदर। ठीक है, जो उसके अंदर कमी आती है वो 1784 में पूरा करेंगे। जो इनेबल करता है कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स लिखाता है। और सेट प्रेसिडेंट फॉर द पर्सनल लॉज, बिल्कुल बात सही है। सिस्टम कंटिन्यूज टू इन मॉडर्न इंडिया, बिल्कुल। अब पर्सनल लॉज के आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी भी पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग ही ट्रीट करा जाता है हिंदू को भी, मुस्लिम को, क्रिश्चियन को भी। ठीक है, सभी धर्मों को। और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने को मिलेगा आपको फॉर द ब्रिटिश इंडिया, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो इवॉल्व हुआ है, वो पिछला हिस्टोरिकल चीज़ों को देखते हुए बना है दोस्तों। तो ये अमेंडिंग एक्ट सक्सेसफुल देखने को मिला था, इसलिए अमेंडमेंट्स का जो है प्रोविजन डाला गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि टाइम टू टाइम जो है हम अमेंडमेंट्स भी ला सकें। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग अगर हमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है तो हम अमेंडमेंट्स भी ला सकेंगे। ठीक है, एक्ट के अंदर। तो अब हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कंप्लीट हो गया है। इसके सारे प्रोविजंस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन समझा दिया, इफेक्ट समझा दिया। अब हम आते हैं दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के ऊपर। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। तो ये आता क्यों है पहले तो ये जानेंगे भैया, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे इसका। लेकिन ये जानो ये पिट्स कौन है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इसका नाम है विलियम पिट्स। ठीक है, तो विलियम पिट्स लिखा आता है। ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, भैया पार्लियामेंट को और सुप्रीम करा जाए। ठीक है, ओवर द कंपनी, ताकि इंडिया के ऊपर और अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छा हो सके। तो ये विलियम पिट्स चला था। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। ठीक है, तो अब इसका रीज़न क्या हुआ भैया, पिट्स इंडिया एक्ट लागू गया। तो ये तो भैया रीज़न जान लिखे हम कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लगाई जा रही है। लेकिन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी तो हम लाए थे ना अभी 1773 के एक्ट से, फिर अमेंडिंग एक्ट भी करा गया। तो और क्या पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाने की जरूरत पड़ रही है? तो क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है फेलियर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ पर अभी भी जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे। वीक गवर्नर जनरल था, कोई वीटो पावर नहीं थी गवर्नर जनरल के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव केओस बन रहा था। ठीक है, मद्रास वाले, बॉम्बे वाले बात नहीं मानते थे किसी चीज़ में। तो ठीक है, आपको एंग्लो मराठा वॉर के अंदर देखने को मिलेगा वो चीज़, है ना, कि वो खुद से ट्रीटी कर ले रहे हैं। ठीक है, बॉम्बे वाले बंगाल की बात नहीं मान रहे। ठीक है, तो बंगाल वाले को इंटरवीन करना पड़ रहा है। कंपनी की फाइनेंस कैसी देखने को मिली थी, हैवी डेट्स देखने को मिल रहा था इनका। करप्शन स्कैंडल अभी भी देखने को मिले थे। तो नीड फॉर पार्लियामेंट्री बेल आउट की इनको जरूरत पड़ रही थी कंपनी वालों को।
वॉरेन हेस्टिंग की कंट्रोवर्सी देखने को मिलती है रोहिला वॉर के अंदर, राजा चेत सिंह केस के अंदर, बेगम ऑफ औध एपिसोड के अंदर भी। अब ये देखो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है दोस्तों, ये एक्ट्स का पार्ट नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री का पार्ट है कि भैया वॉरेन हेस्टिंग की कंट्रोवर्सी कहाँ चल रही थी। मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है, नोट्स दे रखे हैं मैंने आपको। ब्रिटिश पार्लियामेंट्स कंसर्न। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंसर्न क्या था? फियर ऑफ कंपनीज मोनोपोली। अभी कंपनी की चल रही थी मोनोपोली, ठीक है, बिल्कुल ट्रेड के ऊपर बिल्कुल सुप्रीम मोनोपोली चल रही थी इनकी कि सिर्फ यही ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर, कोई ब्रिटेन से आगे कोई और ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। तो इसका डर था, ठीक है, पार्लियामेंट को भी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को भी, ठीक है। नीड फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल, इसलिए पॉलिटिकल कंट्रोल की जरूरत पड़ रही थी। और इंपीरियल एम्बिशन था किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। भैया जो इनका जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है क्राउन रूल, तो क्राउन रूल करना चाहिए था, ठीक है, इंडिया के अंदर भी। तो इसलिए ये इंपीरियल एम्बिशंस को लेकर ये एक्ट्स लेकर आ रहे थे, ठीक है, ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाने चाह रहे थे। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो है इनसफिशिएंट देखा गया, इनके अंदर इनसफिशिएंसी देखी गई, जैसे ओनली सॉल्व द जुडिशियल इशूज, सिर्फ इनने जुडिशियल इशूज को सॉल्व करा गया। इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अभी भी परसिस्ट थी, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत थी। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो आता है 1784 के अंदर, जो एस्टेब्लिश करता है डुअल सिस्टम को। डुअल सिस्टम कैसे? कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया यहाँ पर, ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स तो थे ही, ठीक है, तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, ये नई बॉडी बनती है, तो डुअल सिस्टम आ जाता है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए बोलते हैं डुअल सिस्टम, ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहॉल। अब इसके न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को समझते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपोर्टेंट ये है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बनाया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ रहेगा? तो ये लंदन में रहेगा, ठीक है, लंदन में रहेगा। इसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे, 2 होंगे कैबिनेट से। अभी कैबिनेट किसकी? इंडिया की? ना 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 भैया, कैबिनेट है ब्रिटिश पार्लियामेंट की, ठीक है। तो कैबिनेट रहेंगे, 2 इसके मेंबर्स होंगे, और प्रेसिडेंट कौन होगा? जो कैबिनेट रैंक का होगा, ठीक है, और सुपरवाइज करेगा इस ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर? तो सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू के ऊपर। किसको करेगा? तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स हुए, कंपनी को बोल सकते हो, ठीक है। तो आरसी मैटर के ऊपर सुपरवाइज कौन करेगा भैया? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, है ना। और एक्सेस टू कंपनी पेपर्स, भैया इसके ये जो है ना, कंपनी पेपर्स को पढ़ सकती है, देख सकती है कि ये क्या चल रहा है, मैटर है क्या नहीं। फाइनल अथॉरिटी दी गई इंडियन अफेयर्स के ऊपर, किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, क्योंकि इसके अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसलिए फाइनल अथॉरिटी किसको दी गई? बताओ दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कोड ऑफ डायरेक्टर्स पहले थे कंपनी के, ठीक है, ये भी अंडर में थे, दोनों ने रिटेन करा कमर्शियल ऑपरेशंस को, ठीक है, कोई काम है इनका ट्रेडिंग करने का है, तो कमर्शियल ऑपरेशन के ऊपर रिटेन रही। अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग्स भी कौन देखेगा भैया? कंपनी से कौन जाएगा? गवर्नर बनेगा, कौन तहसीलदार बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, फलाना ढमकाना बनेगा। तो ये सब अपॉइंटमेंट्स जो है कौन करेगा? तो कोड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। टेरिटोरियल डिवीजन भी देखेगा कौन? ये कोड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। शेयर करेगा पावर विद द बोर्ड, लेकिन पावर जो है ये सारे किसके साथ शेयर करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ करेगा। गवर्नर जनरल जो है यहाँ पर बंगाल से कर देगा इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया, गवर्नर जनरल इंडिया। स्ट्रेंथन करा गया पोजीशन, और 3 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर दी गई, जो 4th मेंबर की थी। कमांडर इन चीफ जो है 4th मेंबर होगा इसके अंदर, ठीक है, मतलब 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, और उसके अंदर एक कमांडर इन चीफ होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कमांडर इन चीफ जो होगा, जो आर्मी के जो है अफेयर्स देखेगा। पावर बढ़ा दी गई ओवर प्रेसिडेंसीज, ठीक है, किसकी? तो गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी गई ओवर प्रेसिडेंसी, और वीटो पावर को रजिस्टर कराया गया, वीटो पावर दे दी गई, ठीक है, जो वीटो पावर नहीं थी 1773 के एक्ट के अंदर। प्रेसिडेंसी सबऑर्डिनेशन, भाई बॉम्बे और मद्रास को अंडर बंगाल रखा गया। कोई नो इंडिपेंडेंट वॉर, मतलब अपने आप से कोई वॉर नहीं कर सकती, डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, कौन? बॉम्बे और मद्रास वाले। सेंट्रलाइज कमांड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको इसके अंदर, है ना। तो डुअल सिस्टम कैसे देखने को मिल रहा है आपको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल चीज़ें देख रहा है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल चीज़ें देख रहा है, ठीक है, तो शेयर कर रहे हैं पावर्स को, लेकिन अलग अलग है इनका पावर्स, डिस्टिंक्ट है, पॉलिटिकल अलग और कमर्शियल अलग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि काउंसिल जो है 3 मेंबर कर दी गई है। स्पेशल पावर दे दी गई है प्रेसिडेंसी के ऊपर गवर्नर जनरल को। मिलिट्री कमांडर का इंक्लूजन कर दिया गया एज अ 4th मेंबर। टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, कोई वॉर नहीं लड़ेंगे अब ये, नो वॉर एग्रीगेशन, कोई टेरिटोरियल एक्सपेंशन नहीं करेंगे, पीसफुल रिलेशन करेंगे और पॉलिसी अपनाएंगे ये। सिविल, क्योंकि भैया उनको कंसोलिडेशन करना है ना, इन्होंने टेरिटरी एक्वायर कर लिया, कंसोलिडेशन करने पे आ गए हैं अभी ये। सिविल मिलिट्री यूनिफिकेशन देखने को मिलेगा, कमांडर इन चीफ डाल दिया गया काउंसिल के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि मिलिट्री के साथ कोऑर्डिनेशन बने रहे, ठीक है, तो मिलिट्री अंडर सिविल कंट्रोल आ गई। इंडियन अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया गया, जैसे कि फर्स्ट स्पेशलाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बनाया गया,
बनाया गया सिस्टमेटिक पॉलिसी मेकिंग के लिए, कंटिन्यूस ओवरसाइट के लिए ये इंडियन अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाए गए, है ना। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी लाने के लिए फर्स्ट इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है बनाया गया इसके अंदर, ताकि कंपनी के ऊपर जो है हो सके कंट्रोल, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जिससे इंडियन टेरिटरीज के ऊपर वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने कर दिया ये प्रोविजन डाले गए, ठीक है। गवर्नर जनरल की पोजीशन को बढ़ाया गया, उसकी पावर बढ़ाई गई, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव केओस आ रहा है वो खत्म हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है, क्लियर चेन ऑफ कमांड बने, ठीक है। कमांडर इन चीफ डाल दिया गया सिविल मैटर्स के अंदर। इंपीरियल कंट्रोल देखने को मिला कि फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर देखने को मिला इंडिया के अंदर, है ना। बेटर गवर्नेंस, ताकि डुअल जो सिस्टम है वो वर्क करे इफेक्टिवली, ठीक है। बेटर गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग देखे, पॉलिटिकल देखे, है ना, और कोड ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स देखे, अलग अलग करेंगे काम तो अच्छे से हो पाएगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉयस नहीं बनेगा। सेंट्रलाइज अथॉरिटी देखने को मिलेगी, गवर्नर जनरल को और स्ट्रॉन्ग करा गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखा गया, मॉडल फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस एक्ट्स लाइक अंटिल 1858, क्योंकि 1858 के अंदर कंपनीज का जो है रूल खत्म हो जाता है ना। आपको पता है 1857 में रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो 1858 में एक्ट आता है जिसकी वजह से कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, डायरेक्ट रूल आया था क्राउन का, है ना। चलो तो यार आपको आगे पढ़ाऊंगा वो तो, ठीक है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन वो लिमिटेशन देखो दोस्तों, तो वेग पावर डिवीजन देखने को मिली बिटवीन द बोर्ड एंड कंट्रोल, ठीक है। अभी भी कंफ्लिक्ट होंगे, कन्फ्यूजन आएंगी। नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, अभी भी इंडियंस को बाहर रखा गया, ठीक है, रूल से, इवन ट्रेड से भी, हर चीज़ से। कमर्शियल प्रायोरिटी दी गई, कंपनी का जो प्रॉफिट मेकिंग है वो उसको ध्यान दिया गया, है ना। दीवानी राइट्स को ध्यान दिया गया, भैया रेवेन्यू बढ़ाने के ऊपर ध्यान दिया गया, ठीक है। ड्रेड ऑफ वेल्थ पर ध्यान दिया गया, ठीक है। इंडियन के वेलफेयर को देखा ही नहीं गया, ठीक है, ओवर द इंडियन वेलफेयर। इम्पीरियलिस्टिक नेचर और डिजाइन फॉर द ब्रिटिश कंट्रोल ऑन नॉट इंडियन डेवलपमेंट, भैया वो अपने फ़ायदे के लिए रूल कर रहे थे हमारे यहाँ, अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए रूल कर रहे थे, ना कि इंडियन का डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। ये बात आपको क्लियर रखना है। अनब्रेकेबल इलेक्शन, ठीक है, दैट मीन्स टेरिटोरियल एक्सपेंशन अभी भी कंटिन्यूड था। बोल दिया एक्ट के अंदर कि पीसफुल तरीके से हम रिलेशन बनाएंगे, लेकिन नहीं, अभी भी अनवर्केबल था ये, ठीक है। क्यों? अभी भी टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहे थे ये। कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, जैसे डुअल कंट्रोल देखने को मिल रहा है, भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स अलग है, तो डुअल कंट्रोल है, तो भैया कन्फ्लिक्ट अभी भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया ना, ये आपको 1858 तक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 74 ईयर तक का ऑपरेशन देखने को मिलेगा इसका, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर्स का काम। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। अभी 1786 में क्यों आया ये एक्ट लाया गया, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमारा एक्ट अभी 84 के अंदर आया है, ठीक है। तो 2 साल के बाद ही एक्ट कैसा आ गया, एक्ट ऑफ 1786, तो ये कॉर्नवालिस की जीत की वजह से आया, ठीक है। कॉर्नवालिस ने अल्टीमेटम दिया कि भैया मुझे तो कमांडर इन चीफ बनाओ, क्योंकि मैं अमेरिकन वॉर लड़के आया हूँ, मैं वहाँ पर कमांडर इन चीफ था, तो मेरे पे मिलिट्री की ज़्यादा शक्ति है, मतलब मिलिट्री के बारे में ज़्यादा मेरे पास समझ लो एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, ठीक है। तो मुझे अगर कमांडर चीफ और प्लस गवर्नर जनरल बना के भेजोगे तभी मैं इंडिया में जाऊँगा, अदरवाइज़ तो नहीं जाऊँगा, ठीक है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर कोड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते थे कि भैया कॉर्नवालिस बने गवर्नर जनरल, क्यों? कॉर्नवालिस से काम अच्छा देखा गया, ठीक है, अमेरिका के अंदर, अमेरिकन वॉर के अंदर, ठीक है। तो आप इसका देखो रीज़न जानो कि भैया क्यों आया। देखिए कॉर्नवालिस का अल्टीमेटम तो आपने जान लिया कि गिव मी मोर पावर, है ना, और या तो अपॉइंट करो किसी और को। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का लिमिटेशन भी देखने को मिलेगा कि गवर्नर जनरल पावर जो है लिमिटेड बाय द काउंसिल, ठीक है। जो गवर्नर जनरल की पावर है वो लिमिटेड है काउंसिल के द्वारा, ठीक है। इसलिए तो कॉर्नवालिस चाह रहा था कि भाई कमांडर इन चीफ बनाया जाए, क्यों? क्योंकि भैया मैं मिलिट्री को देख सकूँगा ना डायरेक्ट, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है अपने किसी भी एग्जीक्यूटिव मेंबर से मिलने की या फिर उससे बात करने की, मैं खुद कमांडर चीफ रहूँगा और गवर्नर जनरल भी रहूँगा, तो मिलिट्री और पॉलिटिकल राइट्स दोनों मेरे पास होंगे जिससे मैं काम कर सकूँगा। 3 मेंबर की काउंसिल थी जो ओवरऑल कर रही थी गवर्नर जनरल के ऊपर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिले देखने को मिला है और डेड लॉक देखने को मिले। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का अपॉइंटमेंट जो हुआ था, तो अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल इन 1786, ठीक है। ये फॉर्मर अमेरिकन वॉर कमांडर था, डिमांड कर रहा था स्पेशल पावर बिफोर एक्सेप्टिंग द गवर्नर जनरल पोस्ट इन इंडिया, ठीक है। मिलिट्री कंसर्न देखने को मिलेंगे, मैसूर वॉर विद टिप्पू सुल्तान, नीड फॉर क्विक मिलिट्री डिसीजन, काउंसिल डिले हैम्पर्ड वॉर एफर्ट्स, ठीक है। तो इस टाइम पर मिलिट्री वॉर चल रहे थे, ठीक है, मैसूर वॉर चल रहे थे टिप्पू सुल्तान के साथ। तो इस टाइम पर कॉर्नवालिस को लाया गया जानबूझ के, ताकि भाई मैसूर के ऊपर जीत सको, है ना, मैसूर स्टेट से ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव इनफिशिएंसी देखने को मिले, जैसे रेवेन्यू कलेक्शन इशू देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जुडिशियल रिफॉर्म्स स्टॉल हो गए थे, है ना। सिविल सर्विस करप्शन देखने को मिलेगा, और चार्ल्स जेम्स बॉक्स फेल्ड बिल, ठीक है। ये भी चलो
पढ़ लेना अलग से आप, वैसे कोई जरूरत जिसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एक रीज़न था, खैर छोटा सा। तो मेन तो रीज़न थे आपको यही पढ़ने थे, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसके प्रोविजंस को पढ़ते हैं दोस्तों कि इसके अंदर क्या गया। तो टेम्परेरी नेचर में ओरिजिनली जो है पर्सनल टू कॉर्नवालिस को क्या दे दिया गया, भैया कमांडर चीफ बना दिया गया, ठीक है। ये परमानेंट नहीं था, ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करा गया, लेटर एक्सटेंडेड, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। जो भी गवर्नर जनरल बनता है उसे कमांडर इन चीफ बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। टेम्परेरी नेचर में दिया गया था कॉर्नवालिस को स्पेशल, ठीक है। लेकिन बाद में इस चीज़ को दोबारा जब देखा गया कि भैया ये तो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कमांडर चीफ गवर्नर जनरल ही होता है तो काम अच्छा कर पा रहा है, तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया, इसे परमानेंट कर दिया गया, ठीक है। डुअल रोल जो क्रिएशन था भैया कि गवर्नर जनरल कुड आल्सो सर्व एज द कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस। फर्स्ट टाइम मिलिट्री सिविल यूनिफिकेशन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। कि कमांडर इन चीफ भी है गवर्नर जनरल, ठीक है, और मिलिट्री अफेयर्स भी देखेगा, है ना, और पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखेगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम मिलिट्री सिविल यूनिफिकेशन देखने को मिलेगी, एक ही पर्सन के पास ये सारी पावर आ गई, ठीक है। ओवरराइड पावर ग्रांटेड, गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल डिसीजन। तो यहाँ पर वीटो पावर को और स्ट्रॉन्ग करा गया गवर्नर जनरल की कि भैया वो ओवरराइड कर सकता है अपने जो काउंसिल जो भी डिसीजन ले रही है उसके, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई गवर्नर जनरल को फॉर द पीस, ऑर्डर और रेवेन्यू के ऊपर। डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया, ठीक है। जैसे पर्सनल जजमेंट इन द इमरजेंसीज, ये दे दिया गया भैया गवर्नर जनरल को कि भैया वो पर्सनल जजमेंट कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, बाईपास कर सकता है काउंसिल को इन अर्जेंट मैटर्स पे, डायरेक्ट कर सकता है ओवर द प्रेसिडेंसी, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल कर सकता है किसके ऊपर, प्रेसिडेंसी के ऊपर, ठीक है। बोल के नहीं करेगा, डायरेक्ट कर सकता है खुद ही। मिलिट्री कमांड इंटीग्रेशन देखने को मिलेगी, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द आर्मी मूवमेंट्स, फास्ट रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स, एलिमिनेटेड द मिलिट्री सिविल कन्फ्लिक्ट्स। भैया खुद से भाई किसी को बात करने की जरूरत नहीं है, किसी को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, खुद से कर सकता है इस काम को, क्योंकि उसके पास वो खुद आर्मी चीफ बन गया एक तरीके का, है ना। चलो, तो आपको मिलिट्री में क्या देखना है भैया, प्रेसिडेंट फॉर प्रेसिडेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नर जनरल यहाँ पर देखने को मिलेगा। मॉडल फॉर फ्यूचर गवर्नर जनरल यहाँ पर देखने को मिलेगा, कैसे कि भैया जो गवर्नर जनरल को कमांडर चीफ बना दिया गया ना, या आगे तक भी इसको कंटिन्यू करते हैं। ये सेंट्रलाइज पावर देखने को मिलेगी, रिड्यूस कर दी गई काउंसिल की इंपॉर्टेंस को यहाँ पर। बिल्कुल बात सही है, आपको समझ में आ गया दोस्तों ये बात, तो है ना। तो देखो दोस्तों, ये जो है ना मैंने आपको यहाँ पर जो पढ़ाया है ना, वो यहाँ पर थोड़ा इसको एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। तो एक्सप्लेन तो मैं करता हूँ साथ साथ, तो यही चीज़ वो है जो मैंने यहाँ पर पढ़ाई है ना, वो यहीं पर ही है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट लाए कि पावर को डेमोन्स्ट्रेट करा जाए, फ्लेक्सिबिलिटी इन गवर्नेंस, है ना, और गवर्नर जनरल को कमांडर चीफ बना दिया गया, वो देखो यहीं पे मिलेगा आपको। इम्पीरियल गवर्नेंस मॉडल देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव मॉडल देखने को मिल रहा है, लेस डेमोक्रेटिक, मोर अथॉरिटेरियन, ब्रिटिश कंट्रोल स्ट्रेंथन हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, ठीक है, बस इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करा गया है, तो आपको ये पढ़ना है खुद से ही, है ना, क्योंकि फर्दर एक्सप्लेन करा गया है। मैं तो प्रोविजंस को यहीं पे डिटेल में समझा दे रहा हूँ ना आपको, ठीक है। तो समय थोड़ा कम लगेगा और आप खुद से पढ़ोगे तो और ज़्यादा अच्छे से आप याद कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो PDF मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा ना टेलीग्राम चैनल पे, तो आपको ये थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है टेलीग्राम चैनल पे। ये फर्दर एक्सप्लेन कराएगा चीज़ों को, है ना, प्रोविजंस को। हाँ, तो सक्सेसफुल वो मैसूर वॉर देखने को मिलेगी। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर जीत हो जाती है ना, डिफीट हो जाता है टिप्पू सुल्तान। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम हो जाता है 1792 के अंदर। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लेके आता है 1793 के अंदर। बताया कौन लेकर आता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही आता है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसमें जमींदार को लैंड ओनर्स बनाया जाता है, रेवेन्यू को स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, जैसे कॉर्नवालिस कोड 1793, सेपरेशन ऑफ पावर लाया जाता है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, क्विक डिसीजन मेकिंग हो रही है, रिड्यूस ब्यूरोक्रेटिक डिले, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी यहाँ देखने को मिलेगी, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, वीकनिंग ऑफ इंडियन रूलर्स, फाउंडेशन फॉर एम्पायर बिल्डिंग। यहाँ पर फाउंडेशन हो रही है एम्पायर बिल्डिंग की, अलग कैसे, है ना। क्रिटिकल रहने से देखोगे पॉजिटिव में एफिशिएंट एडमिशन देखने को मिलेगा, मिलिट्री सक्सेस देखने को मिलेगी। नेगेटिव में देखोगे तो अथॉरिटेरियन ट्रेड स्टार्ट हो गया, रिड्यूस चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कम देखने को मिलेगी, ठीक है, इस एक्ट के आने के बाद। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब 1793 के बाद चार्टर एक्ट पढ़ेंगे हम 1813 का, और फिर 1833 का और 1853 का, ठीक है दोस्तों। फिर चार्टर एक्ट समझने के बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पाएंगे ना। चलो, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब देखो दोस्तों, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंदर कंपनी को मोनोपोली राइट दे दी गई थी ओवर इंडिया, ठीक है, ट्रेड के ऊपर। तो 1773 से लेके 1793 में आपका 20 ईयर्स हो चुका है, ठीक है।
तो 20 ईयर्स में हमेशा चार्टर आएगा एक, ठीक है, जिसके अंदर मोनोपोली बढ़ा दी जाएगी कंपनी की। तो देखो 1793 में चार्टर एक्ट आया, फिर देखो आपको देखने को मिलेगा 1813 में 20 साल हो गए, फिर आपको देखने को मिलेगा 33 के अंदर फिर 20 साल हो गए, ठीक है, फिर आपको देखने को मिलेगा 53 के अंदर, तो लास्ट में 33 आएगा, दैट मीन्स कि वो चार्टर एक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्त, ठीक है, तो ये थोड़ा याद करने का तरीका है। तो चार्टर एक्ट में हर 20 साल के बाद चार्टर एक्ट आ रहा है ना, और इसके अंदर 20 साल में ही, मतलब 20 साल के लिए मोनोपोली दी जा रही है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये बात आपको माइंड में रखनी है हमेशा आपको। अब देखो दोस्तों, अब इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि ये एक्ट आया क्यों। देखो ये तो बात अलग है कि हाँ भाई 20 ईयर्स हो चुके हैं तो चार्टर एक्ट आएगा, लेकिन और भी क्या रीजन से, ठीक है, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स आएंगे। तो 20 ईयर का रिन्यूअल चार्टर होना था, ठीक है, ये आप समझ गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर होता है ड्यू टू द रिन्यूअल इन 1793, प्रीवियस चार्टर ग्रांटेड इन 1773। कॉर्नवालिस का रिफॉर्म्स आता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन की बात करी जाती है परमानेंट लैंड सेटलमेंट की, जो 1793 में ही आता है, ठीक है। आपको पता है ना जमींदारी सिस्टम 1793 में आया, कॉर्नवालिस लेकर आया था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो ना आप। और एक बात और दोस्तों, कॉर्नवालिस ने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी करे थे, ठीक है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑनगोइंग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन की बात हो रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन करा जाए, ठीक है, पावर को कंसोलिडेट करा जाए। फ्रेंच रिवोल्यूशन भी हो रहा था, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। इस टाइम पे 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है, तो उसका फियर आ गया है इंडिया के अंदर कि रिवोल्यूशनरीज आइडियाज़ आएंगे वहाँ से, ठीक है, वहाँ से हम कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। हमारे यहाँ के जो रिवोल्यूशनरीज लीडर्स हैं, ठीक है, वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होके यहाँ पर ऐसे एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ा डराने लगता है, ठीक है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से कंजर्वेटरी अप्रोच आने लगेगी इंडिया के अंदर, ठीक है। कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखोगे तो इम्प्रूव हुई अब, ठीक है, इम्प्रूव हुई है फाइनेंशियल पोजीशन। टेरिटोरियल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है क्योंकि मैसूर उनके अंडर में आने लगा है, ठीक है, और एंग्लो मराठा वॉर भी चल रही है अब तो। ट्रेड मोनोपोली प्रॉफिटेबल हो गई है, मैसूर वॉर सक्सेस हो रही है, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हो चुकी है 1790 से लेकर 92 में, जहाँ टिप्पू जो है डिफीटेड हो चुका है, और ब्रिटिश की प्रेस्टीज जो है इनहांस हो चुकी है। और एक बात तो ध्यान रखना, टिप्पू जो है फ्रेंच वालों से मिला हुआ था, मतलब फ्रेंच वालों से वो दोस्ती रखता था, जिसकी वजह से उनकी आर्मी मॉडर्नाइज होती थी फ्रेंच वालों की वजह से। और भाई जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था टिप्पू सुल्तान, ठीक है। तो फ्रेंच वालों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था मैसूर स्टेट, और इवन वहाँ की आइडियोलॉजीज को भी कॉपी करता था कौन, टिप्पू, ठीक है। अब उसकी एम्बेसीज भी थी, ये भी ध्यान रखना वहाँ पर फ्रेंच में, है ना, और टर्की में भी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का डिसीजन ये होता है कि रिन्यू करेंगे एआईसी चार्टर को, बट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा आपको कि कंसोलिडेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है पावर्स का, ठीक है, कमर्शियल चीज़ों को एम्फेसिस करा जा रहा है। तो प्रोविजंस देखो दोस्तों, प्रोविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो कमर्शियल प्रोविजन देखोगे तो ईआईसी की ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड करा गया 20 ईयर्स के लिए। कंपनी को इतने रुपए जितने भी ये लमसम में देना थे, ठीक है, एनुअली, ठीक है, किसको, क्राउन को, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड टेरिटोरियल रेवेन्यू जो है सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम कमर्शियल अकाउंट से, ठीक है। अब पर्सनल अपॉइंटमेंट जो है सिविल सर्विस पोस्ट रिजर्व कर दी गई फॉर कॉन्वेनेटेड सिविल सर्वेंट्स को। अभी कॉन्वेनेटेड सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, तो कॉन्वेनेटेड सिविल सर्वेंट्स ऑफिशियल्स होते हैं जो लिखित में होते हैं ना, तो ये ध्यान रखना। जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसे सिविल सर्विस जो पोस्ट है वो रिजर्व कर दी गई कॉन्वेनेटेड सिविल सर्वेंट्स के लिए। सीनियोरिटी बेस्ड प्रमोशन कर दिया गया, इंडियन एक्सक्लूजन को कंटिन्यू रखा गया फॉर हायर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इंडियंस को अभी भी एंट्री नहीं है सिविल पोस्ट में भी, इवन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अभी भी इंडियंस को जो है एंट्री नहीं मिली है। गवर्नेंस चेंज देखोगे तो गवर्नर जनरल पावर को जो है प्रेसिडेंसी के ऊपर स्ट्रेंथन कर दी गई, ठीक है। कमांडर इन चीफ इंक्लूड करा गया इन गवर्नर जनरल काउंसिल के। अपॉइंटमेंट पावर जो है एनहांस कर दी गई गवर्नर जनरल की। लीगल एंड जुडिशियल रिफॉर्म देखो तो लॉ कमीशन कंटिन्यूड रहा, ठीक है। कॉर्नवालिस कोर्ट प्रोविजंस में लीगली सैंक्शन कर दिया उसको, और कोर्ट की जो फीस है ना वो इंट्रोड्यूस कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस चलेंगे अब उसकी फीस लगेगी, है ना। फिनेंशियल अरेंजमेंट्स देखो तो कंपनी के जो डिविडेंड्स है वो कैप कर दिएगा 10.5% पे। इंडियन रेवेन्यू यूज फॉर टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इंडियन रेवेन्यू जो है अब टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होगा। सेपरेट फंड कर देगी सिविल और मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए। टेरिटोरियल प्रोविजन देखो तो पावर टू ग्रांट लाइसेंस टू फॉर मिशनरीज। अब देखो मिशनरीज कौन होते हैं, तो भैया कोई एक मिशन लेकर आते हैं इंडिया के अंदर, जैसे कि क्रिश्चियन मिशनरीज की बात करो तो जो इंग्लैंड से आएंगे, जो अपने क्रिश्चियन को, मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे इंडिया में आके, ठीक है, और कन्वर्जन करेंगे, ठीक है, हिंदूज का, मुस्लिम्स का इंटू क्रिश्चियंस, ठीक है, तो वो क्रिश्चियन मिशनरीज कहलाते हैं। तो उनको लाइसेंस पावर दे दी गई कि भैया हम आपको लाइसेंस दे सकते हैं मिशनरीज को कि आप इंडिया में आओ और अपना
रीजन प्रमोट करो, ठीक है। परमानेंट लैंड सेटलमेंट को एक्सटेंड किया गया न्यू एरियाज के अंदर, रेवेन्यू एडमिशन को स्ट्रेंथन करा गया, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन देखो और इसके इफेक्ट्स देखो तो कोई इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, कंप्लीट एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम गवर्नेंस, ठीक है। यूरोपियन मोनोपोली इन सिविल सर्विस, ठीक है, यूरोपियन की मोनोपोली चल रही है सिविल सर्विस के अंदर, ठीक है। जो आप एग्जाम दे रहे हो ना, जिसकी तैयारी कर रहे हो, वही सिविल सर्वेंट की बात हो रही है हमारी, है ना। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूड रहा, ट्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है, ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई कंपनी की, ट्रेड रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन हो रही है यहाँ से, इंडिया से बाहर जा रही है, रेवेन्यू फॉर ब्रिटिश बेनिफिट चल रहा है, ठीक है। रेवेन्यू जो कलेक्ट करा जा रहा है वो ब्रिटिश के प्रॉफिट के लिए कलेक्ट किया जा रहा है। कंजर्वेटिव अप्रोच देखोगे तो कोई मेजर रिफॉर्म्स नहीं देखने को मिलेगा, स्टेटस को मेंटेन रख गया, ठीक है। मिस्ड रिफॉर्म अपॉर्चुनिटीज। अथॉरिटेरियन ट्रेंड देखो तो गवर्नर जनरल्स की पावर बढ़ा दी गई, ठीक है, और लेस डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट हुआ, सेंट्रलाइजेशन कंटिन्यूड रहा, ठीक है। मिशनरी का इम्पैक्ट देखेगा, ओपन डोर्स फॉर मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया इंडिया में आगे, कल्चरल इंटरफेरेंस होने लगी, सोशल टेंशन जो है अब बढ़ेगी, पोटेंशियल होगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी देखो तो 20 ईयर्स के लिए भी स्टेबिलिटी मिलेगी कंपनी को कि हाँ भाई तुम्हारा रूल चलेगा, तुम्हारा ट्रेड मोनोपोली है, कंटिन्यूइंग गवर्नेंस है ना, कंसोलिडेशन ऑफ रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्लियर रेवेन्यू सेपरेशन हो गया, ठीक है, डिविडेंड कंट्रोल हो गया। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो हाँ, लो कमीशन जो वर्क है वो प्रोटेक्ट रखा गया, लीगल सिस्टम को डेवलपमेंट करा गया, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखो दोस्तों, जो एक्ट आने वाले हैं ना दोनों, 1813 का और 1833 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, जो हम पढ़ाने वाले हैं ना आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्टोरिकल असेसमेंट देखो तो ट्रांजिशन एक्ट है बिटवीन द कंपनी रूल एंड ब्रिटिश राज, कंसोलिडेशन रादर देन इनोवेटेड, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन की बात चल रही है कि भैया कोई भी चीज़ हमने जो एक्वायर कर लिया अब उसको कंसोलिडेट करा जाए, उसके ऊपर अपना हाथ कसा जाए, ठीक है। तो पेव वे फॉर मोर रिफॉर्म्स इन 1813, और चार्टर वैलिडिटी जो है 1793 से लेकर 1813 हो गई थी। अब नेक्स्ट एक्ट आएगा 1813 के अंदर, जिसके अंदर मोनोपोली जो है एंड हो जाएगी कंपनी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है 1813 का, जिसके अंदर कंपनी की जो है मोनोपोली एंड हो जाएगी, बस रह जाएगी चाइना के साथ टी में, ठीक है, और इंडिया के साथ भी टी के अंदर ही रह जाएगी सिर्फ, ठीक है, चाय के व्यापार में मोनोपोली, ठीक है। अभी लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो ये कंपनी का जो मोनोपोली है वो क्यों एंड करा जा रहा है यहाँ पर, तो उसके रीजन है दोस्तों, बहुत तगड़े रीजन है, उसको आपको पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रिस्पॉन्स रहा वो रहा बैलेंसिंग कंपनी कंट्रोल विद ट्रेड डिमांड्स, ठीक है, फ्री ट्रेड डिमांड्स। फ्री ट्रेड डिमांड उठने लगा क्योंकि इस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पर, लंदन में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, इंडिया में नहीं, इंडिया में तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है ना। तो भाई रीजन क्या आता है, जो कंपनी का जो है ये इस चार्टर के अंदर ट्रेड मोनोपोली को खत्म कर दिया गया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो एंड ऑफ EIC ट्रेड मोनोपोली, ऐसा क्या रहा, वाटर साइड मूवमेंट बोला जाता है इन ब्रिटिश इंडिया। तो नेपोलिक वॉर चल रही है, ठीक है, नेपोलिक वॉर चल रही है, उसका इम्पैक्ट है, ठीक है। नेपोलियन ने बोला कोऑर्डिनेटेड सिस्टम लेकर आया, ठीक है, 1806 के अंदर, कौन, नेपोलियन लेकर आता है फ्रांस के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। इसके अंदर नेपोलियन ये बोलता है कि भैया देखो ये जो इंग्लैंड है ना, जो ये इंग्लैंड है ये हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, ये जो UK है हमारे कॉन्टिनेंट का पार्ट ही नहीं है, ठीक है, दैट इज यूरोप का, ठीक है। जब ये यूरोप का पार्ट नहीं है तो भाई हम इनसे ट्रेड क्यों करें, हम अपने कॉन्टिनेंट वालों से ट्रेड करेंगे ना, जो हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर कंट्रीज हैं उनको प्रॉफिट पहुँचाएंगे, हम इंग्लैंड वालों से क्यों करें। तो ये नेपोलिक का जो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट हो जाता है, बहुत ज़्यादा चल जाता है ना, ये आप बोल सकते हो। तो ब्रिटिश ट्रेड का आइसोलेशन स्टार्ट हो गया यहाँ से, ठीक है। फिर नीड आई कि भैया न्यू मार्केट्स को डेवलप करा जाए, है ना, मतलब नेपोलियन ने न्यू मार्केट्स को मतलब इनके अल्टरनेटिव में डेवलप करने की बात करी। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा है भैया, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है, राइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड फॉर फ्री ट्रेड होता जा रहा है कि भाई अब तो फ्री ट्रेड होना चाहिए क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जोन बन गया है लंदन, ठीक है, इंग्लैंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बन गया है, अब इनको माल एक्सपोर्ट करना है खूब दबाकर, ठीक है, पैसा कमाना है खूब, ठीक है। ये इंपोर्ट कम करेंगे अब तो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, जब फ्री ट्रेड होगा, ठीक है, यहाँ से जो हमारे जो लंदन से जो एक्सपोर्ट्स होंगे उसके ऊपर कोई ट्रेड कोई फीस न लगे, कोई मतलब समझ लो क्या कहते हैं उसे, एक्साइज ड्यूटी न लगे, ठीक है, एक्साइज बोल रहा हूँ मैं, टेरिफ ना लगे, सॉरी, ठीक है, कोई टेरिफ ना लगे, तो फ्री ट्रेड की बात करी जा रही है ना। तो डिमांड होने लगी कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो लेंचाइज टेक्सटाइल लॉबी आपको सुनने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, टेक्सटाइल वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, टेक्सटाइल बूम कर रही है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इंग्लैंड के अंदर। और एक बात और दोस्तों, मिशनरी मूवमेंट जो है स्टार्ट हो गया था 1793 में, बताया था मैंने आपको। तो विलियम जो ये विल्बर फोर्स है कैंपेन स्टार्ट करता है कि भैया क्रिश्चियनाइजेशन करा जाए इंडिया का, ठीक है,
और सोशल रिफॉर्म एजेंडा हो, ठीक है, मतलब जो इंडियंस के अंदर जो सोशल की कमी है ना, उसको मतलब क्या करा जाए, उसमें रिफॉर्म्स लाया जाए, ठीक है, जो सोशल एविल्स है ना, एविल्स है, उनको ख़त्म करा जाए, ठीक है। इंडिया के अंदर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इशूज़ क्या हैं, जैसे कॉर्नवालिस सिस्टम इन प्लेस, ठीक है, मतलब वही वाला लैंड परमानेंट लैंड सेटलमेंट है ना। जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑनगोइंग था, रेवेन्यू सिस्टम एस्टेब्लिश करा जाता है, कंपनी फिनेंशियल ट्रबल चलती है, जैसे डेट फ्रॉम मैसूर मराठा वॉर्स, ठीक है, मैसूर मराठा वॉर्स चल रही है, तो उससे इनका जो है खर्चा बढ़ता जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट राइज हो रही है, ट्रेड प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगा इस समय पे, क्योंकि भैया यूरोप के अंदर अब एक फ्रांस भी पावर आने लगी है ना, वहाँ पर फ्रेंच रिवोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। अब इसका प्रोविजन देखो दोस्तों, तो यहाँ पर देखो एंड करी जाती है ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईआईसी, ठीक है, ये ध्यान रखना, ईआईसी लॉस कर देती है इंडियन ट्रेड मोनोपोली को, लेकिन रिटेन करती है चाइना ट्रेड के अंदर, ठीक है। ब्रिटिश मर्चेंट अलाउड फॉर फ्री ट्रेड इन इंडिया, ठीक है, तो फ्री ट्रेड होगा, हर किसी को अलाउ होगा, ठीक है, हर कंपनी को अलाउड होगा, इंग्लैंड की, यूरोप की, कि भैया इंडिया में आओ ट्रेड करो, लेकिन जो ब्रिटिश मर्चेंट है उनको भी अलाउड रहेगा कि वे फ्री ट्रेड कर सकते हैं। फिनेंशियल अरेंजमेंट्स देखोगे तो कंपनी की जो है रिटेन करती है टेरिटोरियल रेवेन्यू को फॉर 20 ईयर्स, कि भैया आगे वाले 20 ईयर्स के लिए जो है ईआईसी ही एडमिशन करेगी इंडिया के अंदर, और वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगी, ठीक है। और एनुअल पेमेंट दे दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इतनी जितनी भी यहाँ लिखी हुई है, ठीक है, मेरे को इससे मतलब नहीं है कि फिगर्स कितने हैं, लेकिन एनुअल पेमेंट दी जाती थी, ठीक है, ये ध्यान रखना, वही अच्छा खास है नंबर्स में। मिशनरी प्रोविजन डाला गया, क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑफिशियली कर देगा कि वो आओ इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया में, और आपको बस 1000 पाउंड देने हैं फॉर एनुअल ग्रांट फॉर एजुकेशन इन इंडिया, और अपनी मिशंस को आप चला सकते हो इंडिया के अंदर, जो भी आपको क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है वो कर सकते हो। गवर्नेंस चेंजेस लाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टर्म जो है एक्सटेंड कर दिया 4 ईयर्स के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावर्स को स्ट्रेंथन करा गया, ध्यान रखना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पढ़ा चुका हूँ ये सब चीज़ें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा चुका हूँ, इनके प्रोविजंस कितने थे ईयर्स के ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आपको लिंक करना है चीज़ों को। एजुकेशन प्रोविजन देखो तो फर्स्ट स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन एजुकेशन, यहाँ पर इंडियन एजुकेशन की बात करी गई, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर की बात करी गई कि भैया इसके लिए एक कमीशन बिठाया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि भैया प्रमोट कैसे करना है वेस्टर्न साइंस का, वेस्टर्न एजुकेशन का इन इंडिया। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन में देखो तो लॉ कमीशन कंटिन्यूड रहा, सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू फंक्शन, ठीक है, जुडिशियल को और रेवेन्यू फंक्शन को सेपरेट करा गया और ज़्यादा, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन देखो दोस्तों, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन हुआ कहाँ पर, इंडिया के अंदर, ना कि लंदन में, वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि भैया लंदन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो वो यहाँ क्या करेंगे, वो यहाँ आके डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे, क्यों करेंगे, कि भैया जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है ना, या इंडियन गुड्स है, वो अब बाहर मार्केट में न जाए, यहाँ पर ब्रिटिश गुड्स आए, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़े इंडिया के अंदर, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, और हमारा जो इम्पोर्ट है वो बढ़ेगा इससे, और हमारा एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा, ध्यान रखना, इंडियन एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा अगर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्री ट्रेड की बात करी जा रही है, तो फ्री ट्रेड में कोई टेरिफ नहीं लग रहा है इसके ऊपर, ब्रिटिश गुड्स के ऊपर, बट इंडियन गुड्स के ऊपर हाई टेरिफ थे, ठीक है, ध्यान रखना, इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर हाई टेरिफ थे, ये बात को हमेशा ध्यान रखना आपको, ठीक है, ये मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों आपको, ठीक है, लेक्चर्स के अंदर। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन हो जाती है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है डिस्ट्रॉयड हो जाती है, हैंडीक्राफ्ट में क्यों डिस्ट्रॉयड हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स आने लगे हैं, मशीन मेड गुड्स आने लगे हैं, तो जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं उसकी डिमांड घट रही है, ठीक है, मार्केट के अंदर, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो रही हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएटेड हो रही है, किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है ब्रिटेन के ऊपर। कल्चर इंटरफेरेंस देखो तो मिशनरी एक्टिविटीज इंक्रीज हो चुकी है, सोशल टेंशन इमर्ज हो रहा है, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन की बात करी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर हिंदूज को, मुस्लिम्स को, और भी जो रिलीजन है हमारे कंट्री के अंदर, ठीक है, बुद्धिज्म, जैनिज्म, उनको कन्वर्जन की बात करी है क्रिश्चियनिटी के अंदर। रेवेन्यू का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, इंडियन रेवेन्यूज को यूज करा जा रहा है ब्रिटिश वॉर्स के अंदर और एडमिशन के अंदर, इकोनॉमिक ट्रेन हो रही है, ठीक है, अब ये ध्यान रखना, ट्रेन थ्योरी किसने दी थी, है ना, आपको ये ध्यान रखना है भैया, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ा रखा है किसने ड्रेन थ्योरी दे रखी है, मतलब कि भैया कि इंडियन गुड्स का जो फिर इंडियन रेवेन्यू का जो है वेल्थ जो है ड्रेन हो रहा है टू द ब्रिटिश, ठीक है, कैसे कर रही हैं, तो दादा भाई नौरोजी को आपको नाम याद रखना है। नो इंडियन पार्टिसिपेशन, अभी भी इंडियन पार्टिसिपेशन नहीं दी गई गवर्नेंस के अंदर, कंप्लीट एक्सक्लूजन फ्रॉम गवर्नेंस इंडियंस का, यूरोपियन मोनोपोली को इंटैक्ट करा गया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करी गई, ठीक है। अब एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन क्यों कर रहे हैं भैया, देखो भाई कमर्शियल जो है एग्रीकल्चर जो है लंदन में नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, तो फूड क्रॉप्स को रिप्लेस करा गया कैश क्रॉप से, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके, मुनाफा ज़्यादा कमा सके, ठीक है, रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि फूड क्रॉप के अंदर अभी इतना रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता जितना कैश क्रॉप से हो सकता है,
जैसे कि इंडिगो, ठीक है, इंडिगो की डिमांड्स थी, क्यों? क्योंकि वो आपका टेक्सटाइल में यूज़ हो रहा था, कपड़ों में यूज़ हो रहा था, नील की खेती है ना, तो फेमाइन की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, क्यों? देखो वैसे ही फूड क्रॉप को आप रिप्लेस कर रहे हो कैश क्रॉप से, तो भैया फूड क्रॉप तो खाने के लिए दे भी देगा आपको, ठीक है। कैश क्रॉप में अगर आपको पैसे नहीं मिले सही, ठीक है, या फिर फसल बर्बाद हो गई, तो आपको खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा ना भाई। यहाँ पर फूड क्रॉप उगा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी तो है, फूड सिक्योरिटी तो है कम से कम आपकी, है ना। चलो, तो ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के पढ़ने का टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में टाइमलाइन के साथ पढ़ते हो एक चीज़, यहाँ तो हम प्रोविजंस को समझेंगे, याद करेंगे। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, फ्री ट्रेड बिगन हो चुका है, ब्रिटिश जो है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रही है, मार्केट इकोनॉमी डेवलप हो रही है। अब एजुकेशन अवेकनिंग देखोगे, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन सीड साउंड हो चुकी है इस समय। अभी मैकॉले मिनट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस हो रहा है, लीगल रिफॉर्म्स कंटिन्यूड हो रहा है, जुडिशियल सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, बेटर गवर्नेंस हो रहा है, एंड ऑफ कंपनी डोमिनेंस, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ फॉर एआईसी, है ना, बिल्कुल अभी मैंने आपको पढ़ाया। ब्रिटिश स्टेट कंट्रोल इंक्रीज हो गया है, ट्रांजिशन टू क्राउन रूल, अब यहीं से ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है, बात होने लगी है कि क्राउन रूल ला देंगे इंडिया के अंदर, है, इस कंपनी के ट्रेड को खत्म कर दें। कंपनी का ट्रेड तो खत्म ही कर दिया आपने, मोनोपोली, एडमिनिस्ट्रेशन भी खत्म कर दें, डायरेक्ट क्राउन रूल ले आएंगे आप, ये बात होने लगी है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होने लगा है। कॉम्पिटिटिव ट्रेड स्टार्ट हो गया, जैसे कि मल्टीपल ब्रिटिश कंपनी अब इंडिया के अंदर आ रही हैं, ठीक है। प्राइस कंपटीशन स्टार्ट हो गया है कि भैया आप इतने में माल देते हो, हम इतने में दे देंगे, है ना। चलो, तो हिस्टोरिकल असेसमेंट देखो तो टर्निंग पॉइंट है इन ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री के अंदर। मिक्स लेगेसी है, इकोनॉमिक ओपनिंग वर्सेस डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फाउंडेशन फॉर मैकॉले एजुकेशन पॉलिसी इन 1835। अभी मैकॉले के एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे, ठीक है, 1833 के एक्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर बात करी जाती है कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं इंडिया के अंदर, कैसे इंडियंस को वेस्टर्न एजुकेशन दे सकते हैं। और इसी टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन रिस्पॉन्स क्या रहा, ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा। तो राजा राम मोहन राय जो हैं वेलकम करते हैं वेस्टर्न एजुकेशन का, ये भी ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, है ना, तो इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है आपको, मैंने पढ़ा भी रखा है। बिगिनिंग ऑफ द इंडियन रेनेसेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और करता कौन है भैया बिगिनिंग, तो राजा राम मोहन राय करते हैं, क्योंकि फादर ऑफ इंडियन से इन्हीं को माना जाता है। फाउंडेशन फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है, वेस्टर्न एजुकेशन से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है। कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया हमने कि हमारे इंडियन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में क्या फ़र्क है, ठीक है, क्या गलत है क्या सही है, अब हमने स्टार्ट कर दिया है। चार्टर वैलिडिटी थी भैया 1813 से लेके 1833 तक, तो इसलिए अब जो नेक्स्ट एक्ट आएगा वो 1833 में आएगा, ठीक है, जिसमें कि कंपनी का जो है जो चाइना के साथ मोनोपोली वो भी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, और ओपन कर दिया जाएगा सिविल सर्विस को इंडियंस के लिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सो दोस्तों, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंदर कंपनी की जो मोनोपोली है वो बिल्कुल खत्म कर दी गई चाइना से भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस वाले एक्ट का प्रोविजन। और एक बात और ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भैया, गवर्नर जनरल जो बंगाल का था ना, ऑफ बंगाल, ठीक है, जिसका पूरे इंडिया में राज चल रहा था, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से हटा के इसको कर देंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, इस एक्ट के अंदर क्वेश्चन आते हैं 2023 के प्रीलिम्स में भी आ रखा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है प्रोविजंस को, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन था इन ब्रिटिश इंडिया ये वाला एक्ट, ठीक है। एंड ऑफ एआईसी एज अ कमर्शियल बॉडी बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, ठीक है, एआईसी को, क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म कर दी, ठीक है। अब कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आके यहाँ पर ट्रेड कर सकती है, फ्री ट्रेड वो भी। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखो भैया ये एक्ट आया क्यों, तो बेंटिक रिफॉर्म्स एरा चल रही है, लॉर्ड विलियम बेंटिक एज गवर्नर जनरल, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स ऑनगोइंग थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन हो रहा है, फर्स्ट लॉ कमीशन बिठाया जाता है, मैकॉले अपॉइंटमेंट हो जाती है, ठीक है। इंडियन लॉ कोडिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी यहीं से। जुडिशियल रिफॉर्म्स की जो है जरूरत पड़ती है कि भाई जुडिशियल रिफॉर्म्स और भी लाए जाए, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, मैकॉले एज ए लॉ मेंबर ऐड हो जाता है, ठीक है, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है, वायसराय मतलब गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। रेडिकल रिफॉर्म्स मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, यूनिटेरियन फिलोसफी यहीं से स्टार्ट होती है। जेम्स मिल इन्फ्लुएंस ध्यान रखना, जेम्स मिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जेम्स मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना इंडिया के अंदर, उन्होंने क्या क्या करा था। सेंट्रलाइजेशन एजेंडा स्टार्ट होता है, एंड ऑफ चाइना मोनोपोली, ब्रिटिश फ्री ट्रेड जो है डिमांड अभी भी इंक्रीज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग प्रेसेस बढ़ रहा है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जोन बन चुका है ब्रिटेन इस टाइम पे, कंप्लीट फ्री ट्रेड एजेंडा इस टाइम पे स्टार्ट है एकदम, ठीक है। तो पोस्ट 1813 के असेसमेंट देखो तो जो चार्टर एक्ट 1813 के जो लिमिटेशंस थे वो यहाँ पर कमी को पूरा करा जाएगा। नीड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और इंडियन रिप्रेजेंटेशन की जो है डिमांड उठ रही है कि ये भैया सिविल सर्वेंट के अंदर इंडियंस के लिए ओपन करा जाए डोर को, ठीक है। चलो, तो अब इसके प्रोविजंस को समझते हैं, पढ़ते हैं। तो एंड ऑफ ऑल ट्रेड मोनोपोलीज, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोविजन है कि भैया ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई एआईसी की,
इवन लॉस कर दिया। चाइना के अंदर ट्रेड रेट था उसे भी खत्म कर दिया गया। बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जहाँ से वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाती है कौन सी, EIC कंपनी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ऑल ट्रेड एक्टिविटीज एंडेड, ठीक है, EIC की। यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब टाइटल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव पावर कर दी, क्योंकि अब यहाँ पर पूरे इंडिया का हो गया। फर्स्ट लॉ कमीशन बिठा दिया जाता है अंडर मैकॉले, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना आपको। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लिया जाता है, थियोरेटिकली ओपनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज टू इंडियंस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। थियोरेटिकल है ये, प्रैक्टिकल नहीं है। ये थियोरेटिकल बोल दिया गया है कि भैया लिखित में नहीं, मतलब बोल दिया गया है कि भैया जो सिविल सर्विस है वो इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई है, वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कि भैया यूरोपियंस और इंडियंस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन पूरा था, इसलिए बोल रहे थियोरेटिकल, है ना। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रपोजल दे दी क्या, नो रेशियल बार्स इन थ्योरी में बोला गया कोई रेशियल बार्स नहीं करेंगे भैया, ठीक है, लेकिन पूरा था भैया यूरोपियंस को ही जो है हायर पोस्ट में दे दी। लेजिस्लेटिव यूनिफिकेशन देखो, फर्स्ट ऑल इंडिया लेजिस्लेचर क्रिएटेड होती है, लॉ मेंबर एडेड होता है गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर, कौन, तो मैकॉले एज अ फर्स्ट लॉ मेंबर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। लॉ कमीशन एस्टेब्लिश हो जाती है, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज यहाँ से हो जाएगा, मतलब कोडिफिकेशन करा जाएगा इंडियन लॉज को, ठीक है, उनको लिखा जाएगा एक जगह, ठीक है, क्या लॉज होंगे इंडियन लॉज के अंदर। और इंडियन पिनल कोड जो ड्राफ्टिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है, इंडियन पिनल कोड की, IPC आप पढ़ते हो ना, इंडियन पिनल कोड वो यहीं से, यही बात है वो, ठीक है। यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम का जो है गोल होता है यहाँ पर। फिनेंशियल प्रोविजन देखोगे आप तो कंपनी का जो डिविडेंड्स है अब रिड्यूस करा जा रहा है, क्योंकि अब कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म हो गई कंपनी की, अब पूरी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। टेरिटोरियल रेवेन्यू जो है कंटिन्यू रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है सेपरेट करा जाता है। और एक बात और, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले रोल, फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन, एजुकेशन मिनट 1835 को कौन लेकर आया था, मैकॉले लेकर आया था। IPC की ड्राफ्टिंग भी कौन कर रहा था, मैकॉले कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना दोस्तों आपको, मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इस प्रोविजंस का, ठीक है। तो ये पूरा एक्ट ही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1833 का, आपको ढंग से याद करना है ये। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं दोस्तों क्या रहा। तो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा टू क्राउन रूल, ठीक है, क्योंकि प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है, ठीक है, EIC। पेव द वे फॉर 1858 टेक ओवर, यहीं से स्टार्ट हो जाता है 1833 में, हमने तो इसे प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कर दी है। एक काम कर, क्राउन रूल ले आते हैं, ठीक है, 1857 की रिवोल्ट के बाद ऐसा होता है ना। तो ब्रिटिश स्टेट कंट्रोल जो है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म हो गई है कंपनी की, अब उसका जो ट्रेड मोनोपोली का जो तो राइट था वो खत्म। यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई है, अब सेंट्रलाइज गवर्नेंस की बात हो रही है, ऑल इंडिया परस्पेक्टिव हो रहा है कि भैया ऑल ओवर इंडिया कंपनी का रूल है, ठीक है, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल है। लीगल यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है। थ्योरेटिकल इक्वालिटी लाई गई, थ्योरेटिकल मतलब लिखित में दे रहे हैं बस, और प्रैक्टिकल नहीं है वो, ठीक है, इन प्रैक्टिस में नहीं है। नो लीगल रेशियल बैरियर्स बोल दिया गया कि कोई रेशियल बैरियर्स नहीं होगा, ठीक है, मैं इसलिए एक्सप्रेस बना रहा हूँ दोस्तों, वो बहुत तगड़ा रेशियल बैरियर्स था, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एस्टेब्लिश करी गई, फाउंडेशन फॉर फ्यूचर रिफॉर्म्स, ठीक है, फ्यूचर रिफॉर्म्स के लिए फाउंडेशन डाला गया, अब ये तो हर एक्ट के अंदर होगा। लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट देखो तो फर्स्ट ऑल इंडिया लेजिस्लेचर बना दिया गया, लॉ कमीशन एस्टेब्लिश कर दिया गया, IPC की ड्राफ्टिंग वीगन हो गई थी। अब मोस्ट लिबरल चार्टर बोला जाता है इसको, ठीक है, अंटिल देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जब तक एस्टेब्लिश नहीं होती, मॉडर्न गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है यहाँ से। सिविल सर्विसेज को देखोगे तो प्रैक्टिकल वेरियस थे भैया, प्रैक्टिकल वेरियस थे, क्यों, एग्जाम हेल्ड हो रहा था ओनली इन लंडन, इंडिया में क्यों नहीं भाई, ठीक है। तो ये बोलोगे आप रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, यूरोप में क्यों आ रहे हो आप, इंडियंस में होना चाहिए, इंडिया के ऊपर राज करने की बात कर रहे हो, इंडियन सिविल सर्वेंट की बात हो रही है, तो इंडिया में एग्जाम होना चाहिए ना, यूरोप में क्यों, यूरोप में और लंदन में क्यों, लंदन के सिविल सर्वेंट बन गया है, तो यहाँ पर कैसे नहीं है भैया, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, कोई फैसिलिटी नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सक्लूजन कंटिन्यू रहा, सेंट्रलाइजेशन एक्सेस हो रहा है, प्रेसिडेंसी की जो ऑटोनॉमी है उसको रिड्यूस करा जा रहा है, ओवर सेंट्रलाइजेशन इशूज, ठीक है, लीगल नीड्स इग्नोर्ड, भैया जो लीगल नीड्स थे वो उसको इग्नोर करा गया, ठीक है, जो लोकल डिमांड्स थे उनको इग्नोर करा गया। लेजिस्लेटिव पावर लिमिटेड कर दी गई, नो पावर ओवर द रेवेन्यू मैटर्स, ठीक है, कोई पावर नहीं दी गई, मतलब रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर किसको, कंपनी को। ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीमेसी रही, लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन, मतलब इंडियन को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा अभी भी गवर्नेंस के अंदर, लिमिटेड रहा वो। कंपनी कंटिन्यूड द रोल, स्टिल एडमिनिस्ट्रेटेड इन इंडिया, डिविडेंड पेमेंट्स कंटिन्यूड रही, कमर्शियल इंटरेस्ट परसिस्ट रहा। नो रियल इंडियन पार्टिसिपेंट देखने को मिला, कोई लो मेंबर में नहीं, कोई ना तो लो मेंबर में कोई इंडियन है, ठीक है, कोई इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर नहीं है इंडियन, ठीक है। यूरोपियन डोमिनेंस कंटिन्यूड रही। अब इसका हिस्टोरिकल असेसमेंट देखो दोस्तों, तो हाई पॉइंट ऑफ लिबरल रिफॉर्म्स एरा इन ब्रिटिश इंडिया,
ठीक है। तो यहाँ पर हाई पॉइंट दिखाई देगा आपको लिबरल रिफॉर्म का, क्योंकि ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर दिया, ब्रिटिश ने एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दे दिया ओनली किसी को, कंपनी को, ठीक है। ट्रेड जो कमर्शियल एक्टिविटीज से खत्म कर दी गई, ठीक है। तो लिबरल दिख रहा है आपको यहाँ पर। गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, लेकिन गैप दिखेगा आपको भैया, कागजों में कुछ और, प्रैक्टिस में कुछ और। फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो चार्टर एक्ट वैलिडिटी हो गई 1853 तक, ठीक है। जिसमें 1853 का इम्पोर्टेंट जो आपका प्रोविजन है वो आपको इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखना, याद भी रखना है आपको। सेपरेट लेजिस्लेटिव दे दिया गया, ठीक है। सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी गई, क्रिएटेड, ठीक है। और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाए गए कंटिन्यूड, ठीक है, 1853 के एक्ट के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दी गई एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बारे में आगे वाले माइंड मैप के अंदर। इंडियन रिस्पॉन्स और लीगेसी देखो तो राइजिंग एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है अब बढ़ती जा रही है, तो उनके एक्सपेक्टेशन ही बढ़ेंगे क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन अब प्राप्त कर रहे हैं। फाउंडेशन फॉर सब्सिक्वेंट पॉलिटिकल डिमांड्स, अब पॉलिटिकल डिमांड जो है इंडियंस जो है जिनमें इंडियन रिनेसांस हो रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वह पॉलिटिकल डिमांड्स भी अब करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मांगने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट बनने लगेंगे इंडिया के अंदर, है ना, धीरे धीरे। तो अब 1853 का एक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर आपको इंपॉर्टेंट वन ये ध्यान रखना है दोस्तों, जो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर सेपरेट कर देता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, ठीक है। तो 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ऐड कर जाता है और लेजिस्लेटिव को सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव से, और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल को एक्सपेंड करा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है 1853 के एक्ट के अंदर। तो ऐसा क्यों होता है आपको पता है कि भैया मैक्यूलो को लो मेंबर बना दिया गया है, ठीक है, गवर्नर जनरल के काउंसिल के अंदर, है ना। तो ये भी ध्यान रखना कि भैया उसकी कुछ रिकमेंडेशन आएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए रिफॉर्म्स लाया जाएगा नेक्स्ट वाले चार्टर के अंदर, है ना। चलो, तो फाइनल चार्टर एक्ट है ये, ठीक है, बिफोर 1857 की रिवोल्ट से। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन चेंज है बिफोर कंपनी रूल एंडेड। कंपनी रूल एंडेड हो जाएगा 1858 के अंदर, 1858 के अंदर, ठीक है। 1858 के अंदर कंपनी का जो रूल है वो एड कर दिया जाता है, क्राउन रूल डायरेक्ट आ जाता है ना। तो ये ध्यान रखना, फाइनल चार्टर एक्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रांजिशन टू मॉडर्न लेजिस्लेचर, है ना। तो ये वाले एक्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। अब एक बात और, डलहौजी के एग्रेसिव रिफॉर्म चल रहे हैं, लाइक कि भैया वो इस टाइम पे क्या कर रहा है, तो वो इस टाइम डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लेकर आया है, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स मैंने आपको बताया था कि जिसका भैया लीगल हायर नहीं होगा, ठीक है, लीगल सक्सेसर हायर नहीं होगा, तो उसके जो स्टेट है वो छीन लेती है कंपनी, जैसे कि झांसी की, है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स के अंदर चला गया था झांसी, है ना। तो वो मैंने आपको बॉडी के अंदर पढ़ाया है। और इसी टाइम पे रेलवे का, टेलीग्राफ का एक्सपेंशन होता है, मॉडर्नाइजेशन ड्राइव ऑनगोइंग होती है इंडिया के अंदर, ठीक है। ग्रोइंग इंडियन डिमांड्स, इंडियन की डिमांड्स इस टाइम पे इंक्रीज हो रही है, जैसे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के अंदर। सिविल सर्विस की एंट्री हो गई है इंडिया के अंदर, ठीक है, मतलब इंडियंस की एंट्री हो गई है। लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन जो है अब साउट हो रही है, मतलब लेजिस्लेटिव एडमिशन की बात करी जा रही है इंडिया के अंदर कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लेकर आ जाए। पोस्ट 1833 असेसमेंट देखो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उसकी लिमिटेशंस थी कुछ, तो उसको पूरा करने के लिए अलग इसके अंदर प्रोविजन डाले जाते हैं। सिविल सर्विस का जो एग्जाम बैरियर्स था ना, उसको उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात होती है। नीड फॉर द फर्दर रिफॉर्म्स, है ना। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डिबेट्स में क्या चल रहा है भाई, कंपनी का फ्यूचर क्वेश्चन क्या होगा, भाई कंपनी क्या रहेगी आगे जाके, है ना। फ्यूचर क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। डायरेक्ट ग्राउंड रूल को डिस्कस किया जाता है, ग्राउंड रूल लिया है क्या, तो वो आता भी 1858 के अंदर, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की नीड पड़ती है कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और बढ़ाई जाए, है ना। अब कंपनी का फेडिंग रोल देखने को मिलेगा, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है 1833 से। ग्रोइंग क्रिटिसिज्म और डुअल गवर्नमेंट, डुअल कंट्रोल, ठीक है, कंपनी रूल भी है, ठीक है, कंपनी को क्या कहते हैं, क्राउन भी कंट्रोल कर रहा है, फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये सब चीज़ें, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इशूज आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब तो दोस्तों सिविल सर्विस रिफॉर्म्स लाया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मैकोले मिनट्स कमेटी के अंदर रिपोर्ट में आती है 1854 के अंदर, जिसके अंदर बात करी जाती है ओपन कंपटीशन की, भैया ओपन कंपटीशन का प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। तो मैकोले कमेटी के अंदर जो लॉर्ड मैकोले है वो चेयर करते हैं कमेटी को ऑन ICS, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस के अंदर, और रिकमेंड करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। और उसके एज लिमिट देता है 18 से लेकर 23, ठीक है, जिसमें कि इंग्लिश एजुकेशन जो है एम्फेसिस रखा जाएगा, ठीक है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लॉ कमीशन जो है कंटिन्यू रहता है, सेकंड लॉ कमीशन बनता है 1853 के अंदर। कंसोलिडेशन ऑफ लॉज अभी भी चल रहे हैं, लीगल रिफॉर्म्स ऑनगोइंग है। नो डेफिनेट टाइम लिमिट, कंपनी जो है कुड बी टर्मिनेटेड, भैया आपको वही 20 ईयर्स का चार्टर वाटर नहीं है, ठीक है। अब कंपनी का जो रूल है वो कभी भी खत्म हो सकता है, ठीक है।
बाय पार्लियामेंट और ओपन एंडेड अरेंजमेंट। ठीक है, ओपन एंडेड अरेंजमेंट हो सकता है, मतलब बजट कभी भी खत्म कर देंगे। ठीक है, और किसी को भी ला सकती है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना इंडिया के अंदर रूल के लिए। लोकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, तो मेंबर्स फ्रॉम बंगाल, मद्रास, आपको लोकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर अब आने लगेंगे मेंबर्स। ठीक है, मतलब वहाँ पर लोकल गवर्नेंस आ गई है बंगाल के अंदर, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के अंदर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिगन हो चुका है। फाइनेंशियल चेंजेस देखने को मिलेगा, कंपनी के जो डिविडेंड्स है वो सेपरेट हो गए हैं फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज, है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर जो है वो रिड्यूस कर दी गई है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर है वो रिड्यूस कर दी गई है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स को देखते हैं दोस्तों। सो इम्प्लीमेंटेशन देखें दोस्तों, तो इंडियंस मेंबर्स को अभी भी बाहर निकाल के रखा लेजिस्लेटिव मेंबर से, है ना। तो सारे के सारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स कौन थे? तो ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे, इंडियन एक भी नहीं था। तो कोई इंडियन रिप्रेजेंटेशन मिला नहीं। ठीक है, डिस्पाइट एजुकेटेड क्लास ग्रोथ। ठीक है, एजुकेटेड क्लास बन चुकी है हमारे इंडिया में के अंदर, वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं हमारे इंडियंस लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा लेजिस्लेटिव फंक्शन के अंदर। लिमिटेड लेजिस्लेटिव पावर देखने को मिलेगी। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी है ना, उसकी लिमिटेड पावर देखने को मिलेगी। जैसे कि कोई पावर नहीं दिया रेवेन्यू के ऊपर, रेवेन्यू मैटर्स के ऊपर। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री का सुप्रीमेसी था। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रिमेन रहता है, मतलब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बना रहता है। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलेगी इस टाइम पे। ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, कोई अकाउंटेबल गवर्नमेंट है इंडियंस के लिए। ब्रिटिश ऑफिशियल डोमिनेट कर रहे हैं। कॉलोनियल चार्टर इंटैक्ट में है। और सिविल सर्विस का बैरियर्स अभी भी देखने को मिलेगा। एग्जाम अभी भी सिविल सर्विस का लंदन के अंदर ही हो रहा है, तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज देखने को मिल रही है इंडियंस को। इवन ओपन कंपटीशन हो चुका है, फिर भी यूरोपियन डोमिनेंस देखने को मिलेगा अभी भी। इन्हें एडुकेट रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि नॉमिनेशन किस बिहाफ पे हो रहा है कोई पता नहीं, ना कोई इलेक्शन हो रहा है लेजिस्लेटिव फंक्शन का। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स बनाए गए हैं ना, उसके अंदर इलेक्शन बेस पे हो रहा है वो। और कोई नॉमिनेशन हो भी रहा है तो नॉमिनेशन किस बेस पे हो रहा है ये नहीं पता। लिमिटेड रीजनल वॉइस है, टोकन रिप्रेजेंटेशन है। अब इसका थोड़ा और देखते हैं दोस्तों। जैसे कि लेजिस्लेटिव सेपरेशन आपको देखने को मिला कि फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव फंक्शंस यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 1853 के एक्ट के अंदर। ठीक है, जो कि सेपरेट हो चुका है एग्जीक्यूटिव से। मॉडर्न लेजिस्लेटिव फाउंडेशन देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से मॉडर्न जो लेजिस्लेचर है हमारा, जो फंक्शन सिस्टम है पार्लियामेंट का, वो यहीं से डेवलप होते हुए आपको दिखेगा। सिविल सर्विस जो है मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इसके अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है बिगन हो रहे हैं। मेरिट बेस्ड सिस्टम आ गया है। मकेलो कमेटी के जो है कमेटी उसको इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। लिमिटेड और लेजिस्लेटिव प्रोसेसर देखने को मिलेगा। बिल ड्राफ्टिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। अब आपको कमेटी सिस्टम जो है बिगन हो चुका है, कमेटी अब डिस्कस करेंगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी देखेगी, इसकी ओपन एंडेड चार्टर देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट्री कंट्रोल देखने को मिलेगा। ट्रांजिशन जो है फैसिलिटेट करा जा रहा है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन करी जा रही है, जैसे कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है। ब्रॉडर जोग्राफिकल बेस बनाया जा रहा है, प्रीकर्सर टू फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब यहाँ से फेडरल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो सकता है, ये प्रीकर्सर स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, बनाया जा रहा है। मतलब हिस्टोरिकल असेसमेंट देखो एग्जाम के लिए, तो ये लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक है, बिफोर 1857 रिवोल्ट। ये ब्रिज करता है बिटवीन द कंपनी एंड क्राउन रूल के अंदर, है ना। फाउंडेशन फॉर द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आता है ना। इसका फाउंडेशन बनता है ये। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन लेगेसी देखो, तो मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स रहा। बिगिनिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन इंडिया, फाउंडेशन फॉर पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। अब 1857 का रिवोल्ट आपको देखने को मिलेगा इसके बाद। ठीक है, उसके आफ्टर में कंपनी जो रूल है वो खत्म हो जाती है 1858 के अंदर। क्राउन जो है टुक ओवर कर लेता है डायरेक्ट कंट्रोल। ठीक है, थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चार्टर एक्ट 1853 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंपनी रूल खत्म हो जाएगा, तो मैं इसको चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो से कराऊँ। ठीक है, जहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, हमने 1773 से लेके 1853 तक जितने भी एक्ट थे, ठीक है, चार्टर से सब कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसको मैंने आपको समझा भी दिया है। माइंड मैप में आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल से, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब मैं हाई क्वालिटी इमेज भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये सब आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, 2 पार्ट बन रही है वीडियो की, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। तो सेकेंड पार्ट के अंदर हम क्राउन रूल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1858 के एक्ट से स्टार्ट करेंगे और इसको 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट तक कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले दोस्तों, मैं आपको ना इसके अंदर कैबिनेट प्लान, अगस्त ऑफर सब पढ़ाने वाला हूँ। क्यों? क्रिप्स मिशन भी पढ़ाऊंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको इंडिपेंडेंस एक्ट हुए है ना, तभी समझ में आएगा जब आप अगस्त ऑफर समझोगे।
है ना। जब आप क्रिप्स मिशन को समझोगे, है ना, और जब आप कैबिनेट मिशन को समझोगे, वेबल प्लान को समझोगे, जब जाकर आपको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये सब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगी चैनल के ऊपर। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।